किलोमीटर की दूरी पर एक बलिया है। बलिया वही जहाँ चंद्रशेखर जी का वो अपना होम टाउन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, समाजवादी नेता रहे बहुत बड़े, तो वही बलिया चल रहे हैं शादी में। और शादी में इसलिए चल रहा हूँ कि एक दो शादी हो तो इतने सारे लोगों को कहाँ ले जाऊँ, लेकिन जहाँ एक ही मंडप के नीचे 560 से ज़्यादा शादियाँ हों, यानी 560 को डबल कर दें तो 1000 और 1120 दूल्हा दुल्हन मौजूद हों, तो वहाँ इतनी बड़ी फैमिली का तो आना बनता भी है। तो पहले शादी में चलते हैं और इस शादी की झलकियाँ आपको दिखाता हूँ। अब ज़रा पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आमतौर पर दूल्हा सेहरे में होता है, सर पे पगड़ी होती है। यहाँ भी ये तमाम अपने दूल्हे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किसी शादी में आपने दूल्हे को अपने ही सेहरे से या पगड़ी के कपड़े से अपना चेहरा या मुंह छुपाते देखा है? भाई शादी का दिन है, बड़ा दिन है, आज तो चेहरा दिखाओ। लेकिन यहाँ दूल्हे सब अपना चेहरा छुपा रहे हैं। अब इसी शादी के मंडप की एक दूसरी तस्वीर देखिए। आमतौर पर होता यह है कि जब शादी होती है तो मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी के दुल्हन के गले में जो वरमाला डाली जाती है वो दूल्हा डालता है। लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। फिलहाल इस तरफ एक ही दूल्हा सामने है और दुल्हनों की कतार है। उधर माइक से कुछ अनाउंसमेंट हुई और इधर दुल्हनों ने अपनी वरमाला खुद ही उठाई और अपने अपने गले में डाल ली। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो तस्वीर आपके सामने है, देखिए। क्या दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला नहीं डाल रहा, दुल्हन खुद अपने अपने गले में वरमाला डाल रही है। अब एक इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ पे थोड़े दूल्हा और दुल्हन की तादाद लगभग बराबर है रेशों में, और उन्हीं में से सभी दूल्हे के ड्रेस में पगड़ी है, सेहरा है या सेहरे की तरह पगड़ी है, और उसी के बीच में बैठा हुआ ये एक छोटा सा बच्चा जो दूल्हा है, इसको देखिए। ये इसलिए पहचान में आ रहा है क्योंकि इस बेचारे को शायद पगड़ी देना ही भूल गया और बिठा दिया। अब ये हसरत भरी निगाहों से कभी अपने आसपास बैठे दूल्हे को देख रहा है, फिर सामने बैठी हुई दुल्हन को भी उसी हसरत से निहार रहा है। शायद मन में सोच रहा होगा कि यहाँ से उठने के बाद अकेला जाऊँगा या ये दुल्हन भी मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये चंद झलकियाँ थी इस शादी की जो मुझे आपको दिखानी थी। तो शादी का मंडप तो आपने देख लिया, घूम भी लिया, आपने ये तस्वीरें भी देख ली। अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहाँ आपको खाना भी मिलेगा। खाना वाना नहीं मिलेगा, बस ये ऐसी इसीलिए आपको शादी में बुलाया गया था ताकि खर्चा थोड़ा कम हो, क्योंकि खर्चा कम होगा तभी तो जो पैसे बचेंगे वो उन सरकारी अफसरों और नेताओं की जेबों में जाएंगे जिन्होंने सारी शादी का इंतज़ाम किया। तो ये सारी तस्वीर आपने देख ली, अलग ही लगी होगी। आप में से मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अब तक 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 शादियाँ अटेंड ना की हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसी सामूहिक विवाह के जश्न को भी अटेंड किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी शादी तो आपने कम से कम नहीं देखी होगी। तो शादी आपको दिखा दी, शादी में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अब खाना पीने की जगह पे इतना कर सकता हूँ कि आपको इस शादी की आगे की कहानी सुना सकता हूँ। तो चलिए अब आगे की कहानी सुन लीजिए। ये जिस शादी में आप अभी शामिल हुए थे ये बलिया में हुई थी। 560 जोड़ों को यहाँ बुलाया गया था और एक बड़े से मंडप में तमाम सरकारी बाबुओं, अफसरों की मौजूदगी में और वहाँ की एक लोकल विधायक यानी एमएलए उनकी मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई। अब शादी संपन्न हुई, शादी में आप शामिल हुए, तस्वीरें देख ली, फिर भी कई लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या अनोखा है। तो अनोखा कुछ नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम में है, हमारे इर्द गिर्द हर रोज़ होता है। तो कहानी ये है कि यूपी सरकार ने 2017 में एक स्कीम शुरू की, बड़ी अच्छी, बहुत नेक, बहुत ही मतलब इस पहल की मुझे भी लगता है कि ज़रूरत है हमारे समाज को, सोसाइटी को, देश को। तो यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने ये तय किया, हालांकि इससे पहले की भी सरकारें इस योजना को चलाती थी अलग अलग नामों से। तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी के अंदर एक स्कीम शुरू की और उस स्कीम का नाम था यूपी सामूहिक विवाह योजना।
मतलब मास मैरिज स्कीम। अब इसकी वजह ये थी, इसकी सोच जो अच्छी थी वो ये कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी शादी में बैंड बाजा, बारात, दूल्हा घोड़े पर, इतने सारे लोगों का खाना, इतने सारे अलग अलग खाने की चीज़ें जो आधे से ज़्यादा बर्बाद भी होती हैं, तो लाइटें, बैंकेट हॉल, शादी घर, 5 सितारा होटलों में भी शादी, अलग अलग मतलब। लेकिन जो हैसियत से कम है, गरीब हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, उनके घरों में भी बेटियां होती हैं। और जब बेटियां होती हैं तो हमारा समाज और रिवाज ये कहता है कि एक दिन उन्हें भी अपना घर छोड़कर ससुराल जाना है, शादी करनी है। लेकिन ऐसे माँ बाप जो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जिन्हें मैसर होता है, वो अपनी बेटी की शादी कैसे करें? और वो भी उस समाज में जहाँ लड़के वाले पता नहीं कौन सा लाइसेंस लिए घूमते हैं कि हम लड़के वाले हैं तो हमें दहेज दो। अब वो दहेज के पैसे कहाँ से लाएं? तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो गरीब हैं, निचले तबके की लड़कियां हैं, उनका भी सपना है, उनकी भी हसरत है, तो उनकी भी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। यूपी सरकार ने 2017 में एक सामूहिक विवाह यूपी की शुरुआत की। अब इस स्कीम में ये था कि ऐसी तमाम लड़कियां जिनकी हैसियत जिनके माँ बाप की नहीं है कि वो इतने शादी को पर पैसे खर्च कर सकें, इन लड़कियों को 51,000 रुपीज़, 51,000 रुपये इनकी शादी पर यूपी सरकार खर्च करेगी। बहुत अच्छी सोच। अब इस 51,000 रुपये के कुछ कैटेगरी में बांटा गया। इन 51,000 रुपये में से ये हुआ कि 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ सीधे उस दुल्हन, उस लड़की के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सरकारी खाते से। तो 35 उधर चले गए। अब कितने बचे? 16,000 माइनस 51 में, तो 35 अकाउंट में। बाकी का ये हुआ कि जो 10,000 रुपये हैं वो उस लड़की को उस शादी के मंडप में आने के लिए, उसको दुल्हन बनाने के लिए, उसके कपड़े, उसके पाजेब, उसकी बिछिया, मतलब एक दुल्हन को तैयार करने के लिए जितनी चीज़ें होती हैं वो 10,000 रुपये में ख़रीदे जाएंगे। तो 35 10 45। अब बाकी बचे 6,000। तो वो 6,000 रुपये ये हुआ कि जो मंडप में शादी होगी उसका खर्चा, आना जाना, किराया, मिठाइयाँ, ये 6,000। तो कुल मिलाकर एक लड़की की शादी पर यूपी सरकार ने 51,000 रुपये खर्च करने का फैसला किया। और इस स्कीम के तहत कहा जाता है कि अब तक करीब 20,000 के आसपास लड़कियों की शादी हो चुकी है। अब इस स्कीम की कुछ शर्तें थी। शर्तें ये हैं कि ये यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में ये सामूहिक शादी होगी, मास मैरिज। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी दुल्हन दूल्हा मुंह उठाकर मंडप में पहुंच जाए और कहे कि भैया हमारी शादी करा दो, ये 51,000 रुपये हमें दे दो। ऐसा नहीं था। सरकार को भी पता था कि बेईमान और भ्रष्ट लोग तो सोसाइटी में हैं। तो सरकार ने एक और अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के बाकायदा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म ग्राम पंचायत और बाकी की मदद से आप भर सकते हैं, जो भी ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियां, गरीब लड़कियां हैं। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट कर दिया फ्री में। तो इसके बाद अब ये होगा कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बाकायदा सरकारी कर्मचारी उसके घर जाएंगे और इंक्वायरी करेंगे कि वाकई एक तो ये लड़की है कि नहीं, अपने यहाँ तो ठग ऐसे हैं कि लड़की को लड़का बना दें, दूसरा ये गरीब हैं कि नहीं, तीसरा ये शादी के लायक हैं कि नहीं। इसमें यह भी था कि अगर कोई तलाकशुदा है तो उनकी भी शादी दोबारा कराने के लिए सरकार ने ये स्कीम उनके लिए भी लागू की। तो वो जब सारी चीज़ें कर लेंगे, जाकर घर पर मुतमईन हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, तो फिर वो अपना फाइनल वो दे देते हैं कि भैया ये एप्लीकेशन अप्रूव, ये दुल्हन बनेगी और इसके लिए ये दूल्हा लड़का ढूंढा जाएगा। अब इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जब ऐसे बहुत सारे जोड़े तैयार हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि एक मंडप सजेगा किसी भी सरकारी मैदान में, और वहाँ सामूहिक शादियाँ होंगी एक साथ। जितने भी एप्लीकेशन आए, एक बड़ी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव, उन सारे डिस्ट्रिक्ट के गांव की लड़के लड़कियों की। और नियम ये है कि ऐसी शादियों में उस इलाके के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी होगी। क्यों? ताकि वो देख सकें फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब करने के बाद उसके बाद शादी संपन्न होती है। अलग अलग जगहों पे ऐसी शादी चल रही थी। अब बलिया में भी 26 जनवरी से पहले यानी कि 25 जनवरी को
एक ऐसी ही सामूहिक शादी का आयोजन हुआ इसी स्कीम के तहत। जो एप्लीकेशन फॉर्म आए, जो कंफर्मेशन आई वो ये थी कि 560 प्लस 560 से ज़्यादा दूल्हा और दुल्हन इस शादी में आएंगे और उनकी शादी कराई जाएगी। बाकायदा इलाके की विधायक, दूसरे सरकारी बाबू सब पहुँचे सिवाय डीएम साहब के, जो कि नियम में शर्त है कि वो होंगे। अब शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। दुल्हनों को कपड़े दिए गए, घूंघट वूंघट पहनकर दूल्हों को पगड़ी दी गई। अब दिक्कत ये आई कि दुल्हन तो 560 से ज़्यादा, पर दुल्हन करीब 350-400 ही। अब बाकी के 150-200 कहाँ से लाएं, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ हो चुका है, पहले से इन्फॉर्म किया जा चुका है। तो उसमें मुहूर्त भी निकल रहा है। तो फिर अनाउंसमेंट हुई, पंडित जी ने कहा कि भाई अब चलो वरमाला का वक्त आ गया। अब वरमाला का वक्त आ गया, जितने बाकी दूल्हा थे वो तो अपने अपने सामने की दुल्हनों को घूंघट में उन्होंने वरमाला पहना दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुल्हनें थी जिनके सामने एक ही दूल्हा खड़ा हुआ है। अब वो लाइन से 20-25 हैं, अब क्या करें। तो वहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, जो प्रबंधन देख रहे थे, मैनेजमेंट, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपने अपने हाथ से खुद ही को गले में वरमाला डाल दीजिए। ये तस्वीर आपको भी दिखाई थी शुरू में, वीडियो वहीं की है। तब दुल्हनों ने खुद ही वरमाला डालनी शुरू कर दी। इसके बाद शादी संपन्न होती है। लेकिन ये जो हुआ, इसके पीछे की भी कहानी दूसरी थी। वो ये थी कि अब इसमें दूल्हा कम पड़ रहे थे, दुल्हन ज़्यादा। और उन दुल्हनों में भी ऐसी तमाम दुल्हनें थीं जो दूसरी बार शादी करने पहुंच गई, जो पहले से शादीशुदा थीं। कुछ तो ऐसी हैं जिनकी शादी की उम्र निकल गई, वो भी पहुंच गई। कुछ सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि उन्हें पैसे मिलने हैं और वो दुल्हन कुछ देर के लिए बनने का नाटक करेंगी। कुछ बच्चों वाली दुल्हनें भी पहुंच गई, बच्चों को घर पर छोड़कर कि पैसे लेकर आती हूँ, तो वो सब भी दुल्हन बन के बैठी। इधर दूल्हे जो कम पड़े, तो अब जो सारा जिन लोगों ने घपला घोटाला कर रखा, उनकी हवा खराब, वो मंडप से बाहर निकले। अब इतनी जल्दी दूल्हा कहाँ से लाएंगे। तो अब मान लीजिए कि दूल्हे की उम्र का दिखता हुआ कोई भी शख्स गुजर रहा है, जिसको देख कर लग रहा है हाँ यार ये शादी के लायक है, इसकी उम्र 16-17 से लेके 30, 35, 38, 40 तक भी चलेगा, तो जो जा रहा है उसको पकड़ रहे हैं, भाई 2-4 हज़ार रुपये कमाओगे, अभी दूंगा। अब कोई भी गांव, छोटी जगहों पे 2-4 हज़ार रुपये, वो भी सिर्फ ये कहकर कि बस 1-2 घंटा तुझे रुकना है, वो तैयार करना क्या भाई, कुछ नहीं करना है, बस दूल्हा बन के बैठना है तुझे। अब वो भी लालच में आकर बैठ गया। उसी में एक तस्वीर आपको दिखाई, एक बच्चा बैठा। और कमाल की बात यह कि इस कहानी के आखिर में एक बच्चे की आपको बाइट भी सुना दूंगा चलते चलते लास्ट में, कि वो क्या बोल रहा है, तो आप और ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो ऐसे पकड़ पकड़ कर लोगों को, फर्जी दूल्हे को बिठा दिया गया, ऐसी फर्जी दुल्हनों को बिठा दिया गया। इन 560 में से मतलब आप मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा फेक थे, फर्जी थे, और इन सब की ये फर्जी शादी हो गई। अब ये घोटाला काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि उन्होंने अपने ही लोगों के ज़रिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देते हैं। अब चूँकि सरकारी लोग हैं तो वह अप्रूव खुद करेंगे। अब उसके बाद इंक्वायरी होती, तो इंक्वायरी भी जब सरकारी अफसर ही फॉर्म भर रहा गलत, तो इंक्वायरी भी अपने ही लोगों से कराएगा। वो जाकर इंक्वायरी की रिपोर्ट जाते भी नहीं है, दे देते हैं हाँ ये सब वैलिड है। उसके बाद कुछ लोगों को लगाया जाता है कि शादी की उम्र के लड़के लड़कियों को देखो, ढूंढो, और उनको बोलो कि तुम्हारा 2-3 घंटा दे दो, तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुमको इतने पैसे देंगे, और बाकी पैसे कमाओ और जाओ। तो यहाँ तक कि कई जो अकाउंट में चूंकि अब जाता है लड़कियों के, वो अकाउंट भी फेक खुलाते हैं। अब सब कुछ सरकारी महकमा ही शामिल है, तो किसी का फेक अकाउंट खुलाने में भी कौन जांच करेगा? सरकार के लोग ही तो करेंगे, जो अफसर बाबू हैं सारे। तो अकाउंट भी खुल गया, 35,000 रुपये अकाउंट में आए, यूँ उनके खातों में अलग। अब वहाँ बंटवारा होता है, इनको इतना, इनको इतना, इनको इतना, नेताओं को इतना। अब सोचिए कि ये जो 560 शादी है, 51,000 रुपये के हिसाब से अगर इन्होंने 2-4 हज़ार रुपये कुछ लोगों को दे भी दिए, तो करीब 45,000 रुपये तो एक शादी से कमाया। तो 500 शादी से कितना कमाया होगा? इसके अलावा अभी जो डेटा है वो ये है कि 20,000 के करीब शादी हो चुकी है। तो उन 20,000 शादियों से कितना कमाया होगा?
तो ये घोटाला हज़ारों का नहीं है, लाखों का नहीं है, करोड़ों में चला जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी शादी हो रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है। एक अच्छी खासी स्कीम को कैसे सत्यानाश कर दिया गया। कायदे से शादी को देखकर लगता है हम आप सभी ने बचपन में, ख़ासतौर पर जो लड़कियां होती हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी कराने का खेल खेलते थे। मेरी बहुत सारी कज़न, मेरी बहनें भी मैंने देखा बचपन में खेलती थी और बाकायदा वो बड़ा सीरियस भी होता था। उस दिन फिर ये भी होता था कि बच्चे खुश हो जाएंगे तो अच्छा खाना भी बन जाता था। फिर ये भी होता था ये लड़का वाला ये लड़की वाले गुड्डे गुड़ियों की बारातें भी निकलती थी और बड़ा मतलब उसमें एक ईमानदारी भी होती थी, एक लड़कपन भी होता था, एक अच्छी बात भी लगती थी और बच्चों को खुश देखकर बड़े भी खुश होते थे उस शादी में। हालांकि वे गुड्डे गुड़िया की शादी है, खेल है, लेकिन इन शादियों को देखकर लगता है कि इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो उन गुड्डे गुड़ियों की शादी का ही खेल था। यहाँ तो पूरा खेला हो रहा है। तो इस कहानी और इस शादी में आपको बुलाने का और इस शादी का आपको गवाह बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कई बार हम लोग बड़े बड़े घोटालों की तरफ तो देखते हैं, बातें करते हैं, कोसते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही जहर बन जाती हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो सच में शादी के लायक होंगी, जिन्हें सच में उनके माँ बाप को ज़रूरत होगी कि उनकी शादी हो, कोई मदद करे, और उनके हिस्से का पैसा ये सरकारी अफसर, बाबू, नेता ये लूट कर ले जा रहे हैं। और ये जो मंडप और ये सारी चीज़ें सजाते हैं ना, ये सिर्फ कैमरे के लिए, कैमरे पे दिखाया जाता, सरकार को रिपोर्ट दिखा दी जाती है कि देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये शादी की, इतने में यहाँ, इतने में यहाँ, इतने में यहाँ। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसी कैमरे के चक्कर में इनका ये सच भी सामने आ जाता है। अगर मान लीजिए इन मंडपों में कैमरा ना पहुँचे तो किसको पता चलेगा कि इसमें कौन दूल्हा और कौन दुल्हन। कैमरे अगर कंफर्म हो जाएं, सारे मैनेजमेंट और संयोजक, इंतज़ामिया कमेटी के लोग कि यहाँ कोई शूट वूट नहीं हो रहा, कैमरा नहीं हो रहा, तब तो मुझे लगता है आमने सामने बिठाना, वरमाला, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुलाया जाएगा और कि बुलाया भी ना जाए, बस मंडप में एक रैली टाइप करके उसके बाद निकल के हो गई जी शादी। तो ये जो करप्शन, ये जो भ्रष्टाचार ऐसी नेक कामों में जो होता है ना, ये ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अब मुझे नहीं मालूम लखनऊ में बैठी सरकार तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, लेकिन ये अकेला मामला नहीं, इससे पहले गाज़ियाबाद में था, इससे पहले और भी कई डिस्ट्रिक्ट में ये हो चुका है। और जो डीएम साहब है उनका कहना है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमने 20 लोगों की टीम बनाई है और वो जाकर अब क्या कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर घर घर के दरवाजे खटखटा रहे हैं और पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे यहाँ कोई अभी नया नया ताज़ा दूल्हा या दुल्हन आई है तो ज़रा रिपोर्ट दो। तो अब नए नए और ताज़े दूल्हा और दुल्हन की खोज हो रही है ताकि फिर उनका डेटा लेकर ये मैच किया जा सके कि ये सही हैं या ये भी 2-4 हज़ार वाले हैं। क्राइम की कहानी अलग होती है, ये कहानी अलग थी, लेकिन आज मेरा ख़ास मकसद था इस कहानी को आपको सुनाने का। वजह ये है कि आप सब क्राइम तक फैमिली मेम्बर भी इस देश के नागरिक हैं। बहुत सारे इस देश के नहीं भी हैं, लेकिन वो भी जिस देश के भी हों, उन्हें भी ये बात दिल पे चोट की तरह लगेगी, यार कम से कम गरीबों का हक तो छोड़ दो। एक माँ बाप कितनी हसरत से अपनी बेटी की शादी के सपने देखते हैं, दहेज के लालची बैठे हुए हैं, वो नहीं हो पाती, इधर गरीबों को एक सरकार मदद दे रही है तो वो भी कोई और खाया जा रहा है। ऐसे लोग जो इन गरीबों और इस गरीब बेटियों का जो हक मारते होंगे, कई बार मैं सोचता हूँ कि वो अपने घर में अपनी बेटियों और बीवियों को देखकर नज़रें कैसे मिलाते होंगे कि वो जो पैसे घर में ला रहे हैं, अपनी भी तो बेटियों की शादी करते होंगे, तो शादी में उनका मन उनको कचोटता नहीं होगा क्या कि किस पैसे से वो अपने घर में अपनी बेटी की खुशियां खरीद रहे हैं। तो ये बेचने वाली शादी की कहानी थी और मैं चाहता हूँ कि इस शादी की जो आप जिसमें आप लोग ने शिरकत की, शामिल भी हुए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चलते चलते इस शादी का एक चश्मदीद कैसे होता है लाइव, वो लड़का जो इस शादी में दूल्हा बना था वो कैमरे पर कुछ कह रहा है, उसको भी सुनिए। तो उसको सुनिए, तब तक मैं चलता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इस लड़के को, यानी कि इस दूल्हे को, जो बना नहीं लेकिन बना था, आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या बैठ गया था। क्या कहे लो आपको?
बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी वोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था टोपी। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था टोपी लगा के बैठे थे। बैठे थे? वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। तो आपने सुन लिया इसकी पूरी बात। मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया। ये विटनेस था, ये दूल्हा था, दूल्हा नहीं भी था, लेकिन सब कुछ बता दिया। कई बार सिस्टम इंसान को कैसे क्रिमिनल और फिर बड़ा क्रिमिनल बनाता है, उसकी मिसाल है आज की कहानी। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब कोई बड़ा क्रिमिनल बन जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस उसके ऊपर इनाम रखती है, उसको ढूंढती है। तो इनकाउंटर का भी फैशन चल पड़ा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अपराधी और क्रिमिनल हैं जो आज भी हैं, दर्जनों मुकदमे हैं उनके ऊपर, लेकिन उनकी तरफ पुलिस कभी देखती भी नहीं है। क्यों? लगता है कि अभी ज़रूरत भी नहीं है, और वो चुपचाप अपना क्राइम करते रहते हैं। कई बार सरकारी लिस्ट भी बनती है, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। और फिर वही सोए हुए क्रिमिनल जब अचानक जागते हैं और कुछ बड़ा क्राइम कर देते हैं, तो फिर पूरा सिस्टम, पूरी पुलिस फोर्स अब उसके पीछे लग जाती है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, और तमाम अपनी ताकत लगा देती है। तो जो लोग बड़ा क्राइम करने से पहले आप जिन्हें पकड़ सकते हैं, दबोच सकते हैं, फिर आप उसके किसी बड़े क्राइम करने का इंतज़ार क्यों करते हैं? आज की कहानी एक ऐसी क्रिमिनल की है। 1975 में फिल्म शोले रिलीज़ हुई थी, और हिंदी सिनेमा में ये एक मील का पत्थर है फिल्म शोले। इसके डायलॉग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था। इसके हर कैरेक्टर को आज भी लोग मुर्ज़ुबानी याद है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे जय हो, वीरू हो, बसंती हो, गब्बर सिंह हो, ठाकुर हो, सांभा हो, कालिया हो। देखिए, एक सांस में मैंने इतने नाम तो खुद ही ले ली। इसके हर डायलॉग लोगों को पता है। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया। इस फिल्म ने सही मानों में अपने देश में पहली कोई ऐसी फिल्म थी जिसने घर घर में अपनी जगह बनाई, और ये एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए, और ये वो फिल्म थी जिससे सचमुच उस दौर में जब बच्चे नहीं सोते थे तो माँ बाप की जगह कहते थे कि बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर का आतंक था, और गब्बर का कैरेक्टर जिस तरीके से क्रिएट किया था सलीम जावेद साहब ने, वो अपने आप में, और कैसे अमजद खान ने इस गब्बर के रोल को, हालांकि वो पहली चॉइस नहीं थे, उससे पहले बहुत सारे लोगों के पास ये रोल ऑफर हुआ जिसमें डैनी भी थे, लेकिन फिर अमजद खान को ये रोल मिला। फिर उनकी आवाज़ पे उंगली उठी उस ज़माने में कि गब्बर सिंह जैसे डाकू के दमदार आवाज़ वाली ये नहीं है, लेकिन आगे चलकर वही अमजद खान की आवाज़, वही गब्बर सिंह की आवाज़, मतलब इतिहास बन गया। तो बहुत सारे लोगों पर असर हुआ गब्बर सिंह का, और गब्बर सिंह का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि एक बार तो अमिताभ बच्चन साहब ने खुद कहा था कि मैं गब्बर का रोल करना चाहता था उस फिल्म में। तो जब बच्चन साहब भी गब्बर का रोल करना चाहते होंगे तो सोचिए कि इस देश में कितने लोग होंगे जो अपने आप को उस वक्त गब्बर कहलवा कर थोड़ा अपना अर्दप कराना चाहते हो, अपनी पब्लिसिटी या लोगों में धौंस। तो 75 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद 76-77 का दौर आया। लखनऊ के करीब एक मलिहाबाद जगह है, मलिहाबाद आम के लिए भी बड़ा मशहूर है, और वहीं पे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था लल्लन खान। अपने आप को वो लल्लन सिंह भी कहता था, लेकिन असली नाम था लल्लन खान। जब शोले रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोगों की तरह उसने भी अपने आप को गब्बर के रूप में ढालने की कोशिश की। वो गब्बर के रोल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया, और अब वो लल्लन खान या लल्लन सिंह की जगह गब्बर खान उसने अपना नाम रख लिया अपने चेले चपाटी के बीच में, और ठीक गब्बर जैसी हरकत करता। उस ज़माने में गाड़ी थी, मलिहाबाद और लखनऊ इतना पिछड़ा इलाका नहीं था कि आपको घोड़े में बैठना पड़े, लेकिन शौक और गब्बर का कैरेक्टर अपने अंदर उतार लिया। तो वो घोड़े पर घूमने लगा, और घोड़े पर घूमता, और अगर उस घोड़े के रास्ते में कोई आ जाता तो सेम गब्बर की तरह वो चाबुक भी रखता, और जो उसकी का रास्ता रोकता उसको बाकायदा चाबुक से पीटता।
तो धीरे धीरे लोगों में भी उसका नाम गब्बर पड़ गया, भाई गब्बर आ रहे हैं, गब्बर आ रहे हैं। फिर जब वो घोड़े से उतर कर अपनी गाड़ी में बैठता और गाड़ी से भी गुजर रहा होता और अगर उसकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक कर लिया या रास्ते में आ गया तो फिर उसको भी रोकता और वैसे ही चाबुक से पीटता, क्योंकि वो गब्बर बन चुका था। 80s के दौर में शोले फिल्म रिलीज़ होने के 5 साल के अंदर अंदर लल्लन खान अब पूरी तरह से बदल कर गब्बर खान हो चुका था और पूरे उसके इलाके में जहाँ वो रहता था उसका नाम ही हो गया गब्बर। अब गब्बर की तरह ही जब बन गया तो उसे हथियारों का भी शौक़ हुआ। फिर उसने एक एक कर हथियार खरीदने शुरू किए, लेकिन उसे पता था पैसे थे कि वैसे हथियार रखेंगे तो शायद अंदर हो जाएंगे। तो उसने बड़ा एक अच्छा काम किया, सिस्टम का फ़ायदा उठाकर उसने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस मिल गया। अब उसने कहा एक लाइसेंस है, एक लाइसेंस के नाम पे आप अपना हथियार रख सकते हैं। बट कानून और सिस्टम को चूना लगाने के लिए उसने एक लाइसेंस तो लिया एक, लेकिन हथियार अनेक। अब वो बाकी हथियार चोरी छुपे अपने पास रखता और उसका इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने, ज़मीन कब्जाने, मारपीट करने, यही सब के लिए करता। धीरे धीरे लोगों ने शिकायत करनी शुरू की, पुलिस में मामला जाने लगा। 80 से 95 के दौरान में ही करीब उसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कई बार पुलिस गई, एक बार पुलिस घर पे जब छापा पड़ा, ऊपर से प्रेशर आया तो उसके घर से सिर्फ अकेले 30 माउज़र मिले थे। 30 माउज़र किसी एक के पास से बरामद होना, ये उस इलाके में एक रिकॉर्ड था। खुद पुलिस वाले हैरान थे कि ये है क्या। अब 30 माउज़र देखकर उन्होंने पूछा, बाकायदा दरी पर बिठाकर उसकी तस्वीरें ली गई तो पता चला हथियारों का शौक़ है गब्बर को और इसीलिए वो हथियार ख़रीदता है और निकलता है तो वही लाइसेंसी हथियार अपना लाइसेंस रखे रहता है कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस है। लोकल पुलिस और बाकी लोगों को अपना थोड़ा सा पैसे दे दो, वो भी चुप, भैया लाइसेंस ही करने के घूम रहा है। जबकि लाइसेंस के नाम पे उसने दर्जनों इलीगल वेपन अपने पास रखे और उसी से लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीज़ें, ज़मीन बेइंतहा कब्जा लिया और उसके पर केस चलता रहा, लेकिन कुछ होना नहीं, जाता फिर बाहर आ जाता। एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर इस गब्बर या लल्लन खान का नाम थाने में दर्ज था, दर्जनों शिकायत करता, लेकिन शायद गब्बर या लल्लन समझ चुका था कि पुलिस को कैसे चुप कराते हैं। थाने में पैसे पहुंच जाते, मामला ऊपर तक जाता नहीं, लोग फिर धीरे धीरे डर जाते कि जिसका पुलिस कुछ नहीं कर रही उससे हम क्या पंगा लें, तो लोग भी बेचारे हार जाते। सोचिए 80 से हम आज 2024 में बैठे हैं, 44 साल हो गए। उस वक्त का करीब 20-22 साल का गब्बर आज 72-73 साल का हो गया, 72-73। उसके बाद उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी, कुछ लोग कहते हैं शायद हज भी कराया और अब उसका रूपरेखा भी बदल गया। अब वो गब्बर से एक तरह से एकदम दूसरे रूप में दिखता है। तस्वीरें आप उसकी देख लीजिएगा। फिर उसने अपने 2 बेटों को पोलैंड भेज दिया पढ़ने के लिए और पोलैंड के बाद वो वहीं सेटल हो गए। 3 बेटे थे कुछ गब्बर या लल्लन के, तीसरा बेटा उसके साथ यहीं रहा ताकि बाप का एम्पायर, ये जो सारी लूटी है ज़मीनें लोगों की, बाकी चीज़ें, उसको कौन देखेगा, तो एक वारिस तो होना चाहिए। तो वो यहीं, अब जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा केस, और सोचिए हाल में पिछले 3-4 साल में यूपी में बाकायदा लिस्ट बन रही थी, कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन बदमाश है, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी लखनऊ से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर जिसके ऊपर 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं वो खामोशी से अपने घर पर पड़ा हुआ है। पुलिस को उसकी सुधि नहीं है और हथियारों के साथ पड़ा हुआ है। शायद पुलिस को भी लगा होगा अब 70 पार कर गया, ये क्या करेगा, कानून से पंगा, लेकिन सबको उसने गलत साबित कर दिया। हुआ ये कि कल यानी कि 2 फरवरी को लखनऊ के करीब मलिहाबाद में जो लेखाकार होते हैं, बहुत सारे सरकारी अलग अलग कर्मचारियों के नाम होते हैं जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं, ज़मीन नापते हैं। गाँव में यही होता है कि भाई हमारी इतनी ज़मीन, हमारी इतनी ज़मीन, अब दूर तक तो ज़मीन दिख रही है, तो आप कैसे कहोगे कि इसकी सरहद क्या है, दीवार तो है नहीं। आप जब भी खेती की ज़मीन देखेंगे तो वहाँ बाउंड्री दिखाई नहीं देगी, वो एक मट्टी की पगडंडी होती है
उस पगडंडी के अंदर मान लिया जाता है कि इस पगडंडी के अंदर इसकी ज़मीन ही उसकी ज़मीन, और चारों तरफ से तो ज़मीन ही ज़मीन है। तो लल्लन सिंह की एक ज़मीन हुआ करती थी, यानी कि गब्बर सिंह की, और एक ज़मीन उसके भतीजे फरीद की थी। अब फरीद और लल्लन यानी कि गब्बर चाचा भतीजे हैं, और उन्हीं के बीच में एक और ज़मीन थी, पर उस ज़मीन के मालिक अब मलिहाबाद छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गए, वो लंदन में रहते हैं। अब 3 ज़मीन का मसला है, इसमें कुछ ज़मीन गब्बर की है, कुछ ज़मीन फरीद की है, और एक हिस्सा उधर अलग लंदन वालों की है। लल्लन या गब्बर की नज़र थी कि इस लंदन वाले की ज़मीन, चूँकि वो लोग तो पूरा परिवार वहाँ रहता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसी को उन्होंने दे रखा है, इसको कब्जे में कर लो। लेकिन फरीद की फैमिली यानी कि गब्बर का भतीजा सीधे साधे लोग थे, शरीफ लोग। लंदन में जिनकी ज़मीन थी वो फरीद के टच में थे। वो कहते थे कि भाई आप हमारी ज़मीन का भी देखभाल करना ताकि कोई कब्ज़ा ना कर ले, और गब्बर या लल्लन तो पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा जब भी कुछ होता है, ऐसी पैमाइश होती ज़मीन की या कुछ और होता, तो ये उनको लंदन को इन्फॉर्म कर देते। ये बात लल्लन या गब्बर को पता थी, जिस ज़मीन पे उसे कब्ज़ा करना है उस ज़मीन के लोग तो यहाँ देश में है नहीं, लंदन में है, लेकिन उनका अपना भतीजा उनकी मदद कर रहा और उनको पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। तो अब उसी ज़मीन के बंटवारे को लेकर कल जो लेखाकार है वो दोनों पार्टियों को लेकर वहाँ पहुँचता है, और लंदन वाली जो पार्टी थी उसका भी फरीद एक तरह से उन्होंने उसको अधिकार दे रखा था, आप देख लो। अब ज़मीन की पैमाइश शुरू होती है और वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा ये कि नहीं ये इतना नहीं, इससे भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा। तो बहस इतनी हो जाती कि वहीं पे चाचा भतीजे में झगड़ा हो जाता है। लेखाकार कहता पहले आप लोग सुलट लो, हम दोबारा आएंगे अब पैमाइश के लिए। लेखाकार निकल लेता है, फरीद भी अपने घर लौट जाता है और गब्बर सिंह भी अपने घर चले जाते हैं। ये बात है कल दोपहर की। अब शाम के करीब 4:30 बजते हैं। ठीक 4:30 बजे फरीद अपने घर के अंदर था, उनकी पत्नी, बेटा और फरीद का भाई वो घर में थे। तभी एक थार जीप में गब्बर सिंह अपने इकलौते बेटे जो यहाँ पे है, बाकी तो 2 पोलैंड में है, और ड्राइवर और एक और शख्स उसको लेकर फरीद के घर के बाहर पहुँचता है। घर के बाहर जाकर वो फरीद को आवाज़ देता है। चूँकि थोड़ी देर पहले झगड़ा करके आए थे तो घर वाले फरीद को बुलाते नहीं है, बाहर ही फरीद तक आवाज़ भी नहीं गई, और वो कहते हैं कि अभी वो घर पे नहीं है, क्योंकि वो देख लिया उन्होंने गुस्से में, और गब्बर सिंह के हाथ में बाकायदा राइफ़ल है। राइफ़ल देखकर बेचारे घर वाले डर गए। तब फरीद का भाई और फरीद की वाइफ और बेटे वो खड़े हुए हैं। बेटा बेचारा छोटा, वो तो सिर्फ देख रहा है। तभी वो कुछ गुस्से में गब्बर सिंह बोलता रहता, और फिर अचानक जब फरीद का भाई उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, वो राइफ़ल उठाता है और सीधे गोली दाग देता है। पहली गोली फरीद की वाइफ को लगती है। जब गोली लगती है तो चीख पुकार मच जाता है। गली में कई लोग थे, वो अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसके बाद अब बाप से बेटा वो राइफ़ल अपने हाथ में ले लेता है, फिर दरवाजे पर जाता है और फिर दूसरी गोली चलाता है, फिर तीसरी गोली चलाता है। फरीद का छोटा सा बेटा, उसको भी गोली लगी, फरीद के भाई उसको भी गोली लगी, और इस तरह से उस दरवाजे पर 3 लाशें गिर गई थी। 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद गब्बर सिंह अपने बेटे, अपने ड्राइवर के साथ उसी थार जीप में बैठता और वहाँ से निकल पड़ता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तो फरीद के ठीक घर के सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, और वो सारा शूट आउट कैद कर रहा था। कुछ मजबूरियां हैं इसलिए हम आपको दिखा तो नहीं सकते सीसीटीवी फुटेज, लेकिन हाँ कैमरे में कैद जो तस्वीरें इनके आने की है वो आपको ज़रूर तस्वीरों के ज़रिए दिखा सकता हूँ। तो 3 कत्ल करके लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे, 80s का गब्बर, आज भी वैसे ही रूप, उम्र बढ़ गई लेकिन वो नहीं बदला, और खुलेआम सड़क पर एक घर के अंदर घुसकर, बल्कि दरवाजे दहलीज पर खड़ा होकर 3 लोगों को मौत के घाट उतारता और निकल जाता है। अब जब ये चीज़ होती है, पुलिस पहुंचती है, 3 लाश, पुलिस के भी हाथ पैर फूले, सीसीटीवी ने खैर मदद कर दी। तो अब पुलिस को याद आता है कि 80s में जब इतने केस थे, 90s में इतने थे, 2000 में इतने थे, अगर उसी वक्त इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की होती
तो क्या पता आज फरीद का परिवार बच जाता। इधर जब गोली चली, फरीद अंदर था, गोली की आवाज़ सुनकर अब वो जब बाहर आया तब तक गब्बर सिंह अपने बेटे के साथ निकल चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई। वरना फरीद सिंह भी मौके पर मारा जाता और शायद फिर 4 लाशें गिरती। अब पुलिस तमाम दावे कर रही है हर तरफ कि पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा। जो मैंने कहा कि जैसे कानून या सिस्टम कई बार लोगों को कातिल बना देता है, अगर गब्बर सिंह के घमंड को उसी वक्त तोड़ दिया गया होता, उसे पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा कानून, हमारी पुलिस भी इंतज़ार करती है कि एक अपराधी पहले क्राइम करे, पहले बड़ा हो, कुछ नाम कमाए, फिर उसको पकड़ेंगे। ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ने से क्या फ़ायदा, ना नाम होगा, ना अखबारों में खबर छपेगी, ना टीवी पे दिखाया जाएगा, ना प्रमोशन होगा, ना तरक्की होगी, ना साहब तारीफ़ करेंगे। तो एक बार फलने फूलने दो, जब कुछ बड़ा कांड करेगा फिर पकड़ेंगे तो थोड़ी शाबाशी मिलेगी। शायद यही सोच है हमारी पुलिस की। अगर ये सोच ना होती तो ये गब्बर सिंह कब का अंदर होता। तो एक अफसोसनाक कहानी, और यही कहूँगा कि इस हत्याकांड के लिए और इस गब्बर सिंह के एक्ट के लिए वो तमाम पुलिस वाले जिम्मेदार हैं जो उसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब पूरी पुलिस फोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट की लगी हुई है गब्बर को पकड़ने के लिए। अब पकड़ भी लेंगे, आप ले भी आएंगे तो क्या, उन 3 लोगों की जो जान गई वो तो वापस नहीं आएगी। उसमें एक महिला, एक उसका बेटा, एक उसका देवर, सारे मासूम लोग। खैर, कहानी में आज इतना ही। कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साजिश के तहत कोई सामने वाले को मारना चाहता है, मौत के तमाम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन कमाल देखिए कि वो हर बार उस मौत को मात देकर ज़िंदा रहता है। न सिर्फ ज़िंदा रहता है बल्कि अगले रोज़ फिर उसी जगह पहुंचता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, मुस्कुराता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की। बात 1920 की है, 1920। तब अमेरिका में शराब पे पाबंदी लगा दी गई थी और वहाँ पे अल्कोहल उस वक्त मिल नहीं सकता था, सारी दुकानें बंद, बार बंद, कुछ वजह रही होंगी। तो अपने देश में भी ऐसे हैं, जैसे अभी भी कई राज्य हैं, गुजरात तो है ही है, बिहार भी है, एक ज़माने में हरियाणा भी था। तो जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ पे फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है। लोग चुपचाप से ख़रीदते हैं या फिर देसी शराब बनाते हैं। वो जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी होती है। तो अमेरिका में भी ये था, जो पीने वाले थे बेचारे सब परेशान, लेकिन फिर लोगों का प्रेशर भी, इकोनॉमी भी उससे डामाडोल हो रही थी क्योंकि शराब से रेवेन्यू बहुत आता है। तो लगभग 10-12 साल के बाद अमेरिका ने 1932 या 30 में शराबबंदी हटा दी और फिर से सारा जो बार हैं वो गुलजार हो उठे, पीने वालों की चांदी हो गई। अब अपना सब पी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में मंदी चल रही थी। इस मंदी की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार पे भी असर पड़ा। इसी में से एक शख्स था जिसका नाम था माइक मेलॉय। माइक मेलॉय एक आयरिश मैन था जो न्यूयॉर्क में रहा करता था। वो एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम किया करता था, लेकिन फिर मंदी की वजह से बहुत सारी छटनी हुई तो उसकी भी छटनी हो गई, वो बेरोज़गार हो गया। बेरोज़गार हो गया, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब उसने मैखाने का रुख किया और शराब पीना शुरू कर दिया और बेइंतहा शराब पीता, सुबह से शाम तक अच्छा खासा, लेकिन फिट भी रहता। तो हर रोज़ एक बार में जाता। उस बार का जो मालिक है उसका नाम था टोनी। टोनी 5 भाई थे, बार चलाते थे। शराबबंदी के बाद उनके बार का धंधा अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन भाइयों को और भी पैसे कमाने थे। भाई थोड़े बुरी सोबत में भी थे। इस दौरान में हुआ ये कि इनके भाइयों ने एक साजिश रची। उस वक्त बहुत सारे क्राइम बढ़ गए थे। उन्होंने एक महिला का इंश्योरेंस कराया और उस महिला का इंश्योरेंस उस वक्त करीब $2,500, 1932 की बात बता रहा हूँ आपको। $2,500 बहुत था। तो कराया, उसके बाद उस महिला को शराब में कुछ मिलाकर पिलाया, महिला की मौत हो गई। उसका नॉमिनी खुद बने थे। फिर डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, इन सबको मिली भगत, उनको भी कुछ पैसे दिए और वो फिर इंश्योरेंस के सारे पैसे आए। उससे इन सारे भाइयों ने खूब ऐश की। बात आई गई हो गई।
अब इधर मंदी चल रही थी, अभी भी बार तो खुल चुका था। अब भाइयों को लत लगी थी कि एक का तो इंश्योरेंस करके पैसे ले लिए, अब दूसरा शिकार ढूंढते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट भी उनके साथ था, पुलिस वाले भी मिले हुए थे। तभी इन्होंने 1932 के एंड में अब ये एक और इंश्योरेंस कराया, और ये इंश्योरेंस इन्होंने कराया एक शख्स के नाम पर, एक ऐसे शख्स के नाम पर जिसका कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन उसका जो इसका नाम था माइक मेलॉय, उन्होंने उसका निकनेम मेलॉय उसमें रखा, और ये तुक्के पने में था ऐसे ही, बट उन्होंने कर दिया उस लेडी की तरह, और नॉमिनी खुद बन गए। अब नॉमिनी बनने के बाद इनको ये था कि कर तो दिया एक मेल का, अब वो बंदा कौन है जिसके मतलब ढूंढूं और उसको मुर्दा करार दूं, क्योंकि मिली भगत थी इंश्योरेंस एजेंट से, आपके पुलिस से, तो कोई मुश्किल तो आनी नहीं थी। तो अब ये तलाश करने लगे कोई ऐसा शख्स मिले जिसको मारे भी और मर्डर का शक भी ना हो। इधर उधर ढूंढते रहे, फिर शाम को आते अपने बार में ही भाई के सब बैठ जाते पीते। इस उधेड़-बुन में आने जाने के दौरान उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो डेली शाम को बार में आता है और सबसे लेट तक पीता और बेइंतहा पीता है। उसका अगले दिन जैसे ही बार खुलता है वो फिर गुड मॉर्निंग जेंटलमैन करके मुस्कुराता हुआ बार के अंदर दाखिल होता और फिर पीने लगता है। तो उन्होंने उसके बारे में पता करना शुरू किया, पीछा भी किया, फॉलो किया, तो पता चला कि ये बेघर है, होमलेस है, और आजकल कुछ काम करता नहीं है, पहले फायर ब्रिगेड में हुआ करता था, और अब इसको शराब पीने की लत है, तो ये शराब पीता है, उसके लोगों से पैसे भी मांगता है, और जितने होते हैं आकर पीना शुरू कर देता है। अचानक इन्हें लगा कि ये शख्स बेहतरीन है जिसको हम इंश्योरेंस के नाम पे मार सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब इन्होंने टारगेट किया, वो जैसे ही आया तो बार में इससे दोस्ती शुरू की। एक दो दिन दोस्ती, फिर ये कहा कि आप हमारी तरफ से पियो, उसको भी खुशी खुशी उसने पीना शुरू कर दिया। अब अचानक इनको लगा कि ये शख्स है, इसको देसी और ये सारी चीज़ें जो भी उनका था, मतलब शराब बनाने का वो भी था कि फर्जी टाइप का, तो उन्होंने कहा इसको पिला पिला के मार देंगे और अपने आप शराब पी पी के मर जाएगा, तो इंश्योरेंस के पैसे ले लेंगे। उधर इंश्योरेंस एजेंट भी तैयार है, पुलिस वाले भी तैयार बैठे हुए हैं कुछ पैसों के लिए। इस बार इसने $3,500 का इंश्योरेंस कराया था। अब वो बंदा आए बार में और डेली सुबह बैठे इन लोगों से बात करे, फिर ये कहें कि सुनो तुमसे अब दोस्ती हो गई है, तुमसे मोहब्बत है, इस बार में तुम्हारे लिए अब शराब फ्री है, तुम जितना पियो बिल मैं दूंगा। अब आयरन माइक को क्या चाहिए, या मैक मिलॉय जिसको कहते हैं, तो माइक बड़ा खुश वो आए और ये लोग जानबूझ के उसे खूब शराब पिलाए, इतना कि बस वो बाहर निकले और गिर जाए। उन्हें लगा कि ये इतनी तरह की उस शराब में भी पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला हुआ, ये मर जाएगा। इन्होंने 10, 15, 20 दिन तक उसको अंधाधुन शराब पिलाई और फिर उसका इंतज़ार करते थे कि आज घर जाएगा, जहाँ पे भी सोएगा फुटपाथ पे, उसके बाद ये उठेगा और मर चुका होगा। तो रात को शराब पिलाते, विदा करते, फिर उसके बाद जहाँ वो कहीं अपना होमलेस था किसी भी ठिकाने पे सो जाता, सुबह जाते कि शायद अब मर चुका है, नब्ज़ टटोलते वो अचानक खड़ा हो जाता, गुड मॉर्निंग बोलता। इन्होंने और शराब पिलानी शुरू कर दी। अब उसके बाद इन्हें लगता कि मर जाए। एक दो बार वो गए जहाँ पे वो रहता, वो दिखाई नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो आज तो मर गया होगा। लेकिन अगले दिन फिर सुबह हो और वो गुड मॉर्निंग मुस्कुराता हुआ चेहरा, माइक फिर बार में। अब इन्हें लगा कि यार इतनी शराब पिला चुका है, इतने खर्चे हो चुके हैं, ये तो मर ही नहीं रहा है, इतने में तो कोई आम आदमी अब तक मर चुका होता। उन्होंने कहा ये ऐसे मरेगा नहीं, अब इसके लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा इसकी शराब में धीरे धीरे कुछ केमिकल, पॉइजन, इस टाइप की चीज़ें मिलाते हैं। उन्होंने एंटी फ्रीज नाम का एक केमिकल जो है अब उसकी शराब में मिलाकर उसे पिलाना शुरू कर दिया, और ये तय हो गया कि 2 से 3 दिन पिएगा, इसके बाद मर जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन में एंटी फ्रीज के खूब सारे डोज डाले शराब में और पिलाया, और ये उम्मीद थी कि अब 3 दिन में मर जाएगा। वो चौथे दिन फिर पहुंच जाए मुस्कुराता हुआ, गुड मॉर्निंग। अब उन्होंने कहा ये बंदा है क्या है उन्होंने कहा ये वाला काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर केमिकल। अब उसको उन्होंने बदल कर टारकोलिन ये शराब में मिलाकर पिलाना शुरू कर दिया। टारकोलिन आप लोग समझते होंगे, वो जो पेंट वेंट में डाला जाता है घरों में जब रंगाई पुताई होती है। अब टारकोलिन की अच्छी खासी मकदार मात्रा वो शराब में डालकर उसका है कि अब तो ये इसका पेट वेट लीवर वीवर सब गया और ये ख़त्म, अंधाधुन पिला रहे हैं।
चला जाए अब इनको रात को सुकून कि अब मरेगा, इंश्योरेंस के पैसे आएंगे। वो बंदा अगला दिन फिर मुस्कुराता हुआ बार के अंदर गुड मॉर्निंग। अब ये चिढ़ गए कि ये मामला क्या है। फिर उन्होंने कहा कि अब टारकोलिन से भी नहीं मरेगा, तो उन्होंने मिथानॉल नाम का एक और केमिकल, अब उन्होंने कहा इसको ट्राई करते हैं, इससे तो पक्का मरेगा। अब उन्होंने शराब के अंदर, अच्छा शराब भी ये नहीं कि 1-2 पैक, पूरी की पूरी बोतल पे बोतल पिला रहे हैं, उस बोतल में ये सारे केमिकल मिला रहे हैं। अब उन्होंने तीसरा मिलाया मिथानॉल, उसको भी खूब पिलाया मिला मिलाकर, पर क्या मजाल जो माइक मर जाए, वो फिर अगले दिन आ जाए गुड मॉर्निंग और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ये सब खींच रहे हैं बुरी तरह कि यार एक तो इतने दिनों से इसको शराब पिला रहा हूँ फ्री का, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, पर ये आदमी मरने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करें। अब उसके बाद उन्होंने एक और केमिकल था, उस केमिकल में ये था कि थोड़ा इससे आदमी को पक्का मरने की गारंटी है, बट उसको शराब में मिलाने से प्रॉब्लम ये था कि शराब में मिला के देंगे तो उसका कलर बदल जाएगा और कुछ उसमें स्मेल आएगी। तो ये हुआ कि चलो उसको पिलाते बहुत, आज खिलाते नहीं। एक दिन उसको सैंडविच में वो डालकर वो सारी चीज़ें, और उन्होंने उसको दे दिया कि ये खाओ। खाया, अब ये सब देख रहे हैं कि पहले के बाद कहीं से शक ना हो जाए, और जब नशे में था तब खिलाया, और उसका लगा कि आज तो मरेगा, पूरा सैंडविच खा गया। अब इन्होंने उसको देख रहे हैं कि कुछ हो, थोड़ी देर के बाद वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि एक और सैंडविच मंगवा दो यार। वो और खुश, चलो खा लो, वो 2-4 सैंडविच भी खा गया। अब इन्हें लगा कि आज रात तो ये पक्का मरेगा, कल इधर आएगा नहीं। अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ गुड मॉर्निंग कहता हुआ वो बार के अंदर। 6-7 तरीके उन्होंने अपना लिए अब तक। इन्होंने कहा कि अब ये मर नहीं रहा यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। एक रोज़ फिर उन्होंने कहा कि अब सिर्फ शराब पिलाने और केमिकल और ये छोटी छोटी जहर देने का कोई मतलब नहीं है, इसको दूसरी तरह से मारते हैं। न्यूयॉर्क में -26 डिग्री टेम्परेचर था। एक रात उन्होंने बुलाया और इसको खूब पिलाई, और इतनी पिलाई कि उस दिन जबरन कि ये होश खो दे, और इसने होश खो दिया। उसके बाद इसको लोग उठाते हैं, उठा के ले जाकर न्यूयॉर्क की एक सुनसान सड़क पर अपने बाहर के करीब, चूँकि वो होमलेस था, सड़क पर डाल देते हैं। आप सोचिए -26 डिग्री टेम्परेचर, उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं। इसके बाद वो जो ठंडा ठंडा पानी होता है वो लाकर कई बाल्टी उसके पूरे बदन पर, सड़क पे लेटा हुआ एक बंदा, -26 डिग्री टेम्परेचर है, खुले आसमान के नीचे, कोई कपड़ा नहीं, बर्फीली एक तरह से ज़मीन और उसके ऊपर बर्फीला पानी, और वो उसको खूब डाला तब तक कि अब तो ये मरेगा, और ये डाल वाल के सब लौट आए। अब अगले दिन इन्हें लगा कि कहीं से कोई खबर आएगी कि एक सड़क पे बंदा था, मर गया ठंड में सिकुड़ कर, ये वो, बट कोई खबर नहीं आई। अब ये उस जगह पहुँचे, जब जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। उन्हें लगा होगा कि म्यूनिसिपैलिटी वाले या कुछ और लाश उठा कर ले गए होंगे। शाम हो गई, वो बंदा आया नहीं, माइक। अब ये पहली बार सब खुश पार्टी कर रहे हैं। अगले दिन भी वो नहीं आया, फिर पार्टी कर रहे हैं। अब ये था लेकिन कि इंश्योरेंस के पैसे लेने तो बॉडी तो कहीं से कहीं दिखानी पड़ेगी, वरना अगर ये कैसे साबित करोगे कि वो मर गया। अभी टेंशन शुरू। अभी इस उधेड़-बुन में थे कि उसकी बॉडी का क्या करें, कि तभी चौथे दिन अचानक बार का दरवाज़ा खुलता है और फिर मुस्कुराता हुए चेहरे के साथ माइक अंदर और गुड मॉर्निंग कहता है, और ये सारे इन लोगों की हवा ख़राब। वो बैठ जाता है, फिर मजबूरी है, पैसे दाव पर हैं उनके, लेने हैं उसकी मौत से, फिर उसको पिलाना शुरू करते हैं। लेकिन अब गुस्से में थे ये पांचों, यार इतनी सारी चीज़ें कर चुका, ये बंदा मरने को तैयार नहीं हो रहा है, क्या करें। ये हुआ कि अब बहुत हो गया, बहुत पैसे खर्च हो गए, अब फाइनल कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो ये कि अब इसको खूब पिलाएंगे और ले जाकर सड़क पर खड़ी कर देंगे, और हम में से कोई एक बंदा आएगा और तेज़ रफ्तार मोटर कार से इसको टक्कर मारेगा और ये मर जाएगा। रोड एक्सीडेंट का केस हुआ यही। खूब पिलाया, ले जाकर इसको बीच सड़क के पास बिठा दिया। उधर से एक गाड़ी आई, गाड़ी ने टक्कर मारी, गाड़ी चली गई। उसके बाद ये लोग सब निकल लिए। अब अगले दिन से माइक का आना बंद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन बंद। 3 हफ्ते गुजर गए, माइक नहीं आया। अब ये सब खुश कि माइक मर गया, लेकिन वो पुलिस से पूछ रहे हैं, एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, कहीं माइक की मौत की खबर ही नहीं है। इन लोगों का चक्कर क्या है, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, खुद अपने लोगों ने टक्कर मारी, इस बार तो ठीक ठाक, और बॉडी की कोई खबर ही नहीं आ रही। इन्होंने अपने अपने लेवल पे सारे डिपार्टमेंट में पूछ लिया, कोई बॉडी ही नहीं मिली।
अब परेशान। 3 वीक गुजर गए। 3 हफ्ते के बाद एक रोज़ अचानक फिर बार का दरवाज़ा खुला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, माइक, हेलो बोलता हुआ अंदर दाखिल। अब मतलब सब्र की हद पार हो चुकी थी। इन्होंने कहा यार इसको 5-6 तरह का पॉइजन दे चुका, केमिकल दे चुका, इसको -26 डिग्री टेम्परेचर में पूरी रात सड़क पर नंगा लिटा कर उसके ऊपर बर्फीले पानी डाल चुका, इसको मोटर कार से टक्कर मार दी। ये बंदा है क्या, किस चीज़ का बना है, किस मिट्टी का बना है? उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं मरेगा बॉस, अब तो इसको पक्का है कि मारने का फुल प्रूफ को इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसी के बाद उन्होंने 22 फेब 1933 22 फरवरी 1933 को कहा कि अब ये सब तरीके से नहीं, सीधे सीधे अब उसका मर्डर करना होगा। उसके बाद माइक को अपने बार में बुलाया, होप पिलाया, और उसी बार के ऊपर एक कमरा था, उस कमरे में उसको ले गए। उस कमरे में उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें गैस वैस थे, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो पाइप सीधे उसके मुंह में डाला, तब तक पाइप को ऑन रखा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद लाश उठाकर फुटपाथ पे रख दिया। उस दिन 20 मिनट में सचमुच माइक की मौत हो गई। ये 9वीं अटेम्प्ट था, मतलब 8 बार वो अब तक बच चुका था। 9th अटेम्प्ट में आखिरकार माइक की मौत हो गई। मौत हो गई, लाश पड़ी हुई थी, पुलिस आई, डॉक्टर और पुलिस से पहले ही सेटिंग थी। डॉक्टर ने लिख दिया कि ये इसकी मतलब शराब पीने और इसकी वजह से और निमोनिया था, क्योंकि बीच में ये भीगा भी था, तो ये एक तरह का निमोनिया और इस वजह से इसकी डेथ हुई है। और उसके बाद ले जाके उसको कि कौन है, तो इन दोस्तों ने जाके दफना दिया कब्रिस्तान में। उधर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी नॉर्मल। अब ये सारे खुश। इसके बाद ये लोग उस मौत का सर्टिफिकेट लेकर इंश्योरेंस एजेंट के पास ही पहुंच गए। इंश्योरेंस एजेंट भी मिला हुआ था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब $3,500 खाते में आ गया, क्योंकि नॉमिनी यही थे। अब उस पैसे से सारे भाई $3,500 1933 में एक बड़ा अमाउंट, मतलब करीब 50-60 लाख रुपए तो होंगे शायद, तो मतलब करेंसी के हिसाब से अगर देखें तो पैसे आ गए, सब कुछ ठीक। आखिरकार वो मर चुका और अभी तक किसी को कुछ कहानी मालूम नहीं। थोड़ा वक्त बीता। वक्त बीतने के बाद अचानक कैसे किस्मत पलटती और कैसे क्या होता है कि 1933 22 फरवरी को डेथ हुई थी। इसके बाद सारे पैसे लगभग 33 तक इन लोगों ने उड़ा दिए। अब 34 आ गया। 34 आने पर शुरुआत में ही जनवरी का महीना, उन पैसों में से आपस में ही इन लोगों ने कुछ घपले किए होंगे, आपस में लड़ पड़े। आपस में जब लड़ पड़े तो लड़ाई के दौरान किसी एक दूसरे के ऊपर हाथापाई हो गई। उसमें टोनी भी था जो बार का मालिक था, बाकी उसके भाई थे। तो इसी दौरान में, इस लड़ाई के दौरान में बाद में बैठा एक कोई शख्स था, वो कुछ कह रहा था, ये लोग उस पर टूट पड़े और गलती से उसकी जान चली गई, वो मर गया। अब मर्डर केस बन गया। पुलिस आई, पुलिस ने इन सबको उठाया, पूछताछ की, टोनी को भी उठाया। और जब टोनी से पूछताछ की तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस सारी लड़ाई की जड़ एक इंश्योरेंस का पैसा था जो इन लोगों को मिला था, और उसके बाद इसी में झगड़ा हो रहा था जिसमें एक खामोखा दूसरा आदमी मारा गया। अब पुलिस ने उस पहलू से जांच की कि कौन सा इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस जिसके लिए कोई झगड़ रहे थे। तो जब इंश्योरेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि माइक मैकलॉ, एक आयरिशमैन जो यहाँ पर था और उसकी डेथ हुई थी, उसका नॉमिनी इनमें से एक था। तो ने कहा यार उसका तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे बना टोनी एंड इसके भाई। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के साथ उसकी डेथ सर्टिफिकेट निकाली, कब्र से उसकी लाश निकलवाई गई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको मौत नेचुरल नहीं थी, कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़रिए उसके फेफड़े और बाकी चीज़ों में तो मौत वैसे हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट से पूछताछ हुई कि भाई ये कौन, और इसका ना रिलेटिव, ना कोई जानने वाला, ना पड़ोसी। तो जब सारी पूछताछ हुई तो उसके बाद इनमें से एक जो है वो टूट गया
और उसने कहा कि सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं आपको सच बताता हूँ। फिर उसने सच बताया कि कैसे हम लोगों ने मिलकर एक, चूँकि इसका कोई घर बार कोई रिश्तेदार था नहीं, तो इसके नाम पे एक इंश्योरेंस कराया और फिर हमने इसको 8 बार मारने की कोशिश की। 9वीं बार में जाकर ये कहीं मरा, तो उसी के पैसे थे। अब जब ये सारी सच्चाई सामने आई तो वो पुरानी महिला जो थी जिसके नाम पे इन्होंने इंश्योरेंस किया, उसका भी केस खुला, अदालत में मुकदमा चला और इस मुकदमे के बाद 7 जून 1934 को 5 में से एक चूँकि सरकारी गवाह बन गया था, उसको तो जेल की सज़ा हो गई, बाकी 4 को सजाए मौत दी गई। और उस वक्त सजाए मौत न्यूयॉर्क में बिजली की कुर्सी पर इलेक्ट्रिक उसके ज़रिए आपको मौत दी जाती थी। तो 7 जून 1934 को 3 लोगों को एक साथ बिजली की कुर्सी पर बिठाया गया, झटके दिए गए और वो मारे गए। और 5 जुलाई 1934 को एक को उस कुर्सी पर बिठाया गया। तो 4 लोगों को डेथ पेनल्टी, उन्होंने सजाए मौत दी गई, एक को जेल पहुंचाया गया। इसके बाद जब ये कहानी अब सामने आई मीडिया में, तो इस कहानी के सामने आने के बाद माइक मेलॉय को मारने के क्या क्या तरीके आए, डिटेल में पब्लिश होना शुरू हुआ, तब उसके बहुत सारे नाम दिए गए। और आज भी ये कहानी वहाँ एक में लोग याद रखते हैं। एक दिया गया, उसका नाम आयरन माइक, क्योंकि पता नहीं इसका कैसा पेट था यार, ये वो था पूरा स्टील का था कि ना उसके ऊपर पॉइजन काम कर रहा है, ना उसके ऊपर गाड़ी से हिट करना काम कर रहा है, ना उसके ऊपर -26 डिग्री में बर्फीले पानी डाल दो, सड़क पे लेटा हुआ कुछ नहीं हो रहा है। एक दिया गया था रेस्पुटिन ऑफ द ब्रोंक्स, एक नाम दिया गया था माइक द ड्यूरेबल, माइक है ड्यूरेबल, कुछ होगा ही नहीं, तो जिसने मौत को 8 बार धोखा दिया। तो ये थी वो कहानी न्यूयॉर्क की। और इसीलिए जैसा शुरू में कहा था कि कई बार किस्मत भी ऐसा होता है कि आप मारने की लाख कोशिश कर लें और ऊपर बचाने के लिए बैठा हुआ है तो वो बचाता रहता है। लेकिन शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी जहां एक इंश्योरेंस के पैसे के लिए 5 लोग एक साजिश बुनते हैं और एक शख्स को लगातार मार रहे हैं, पर वो सामने वाला है कि मर ही नहीं रहा है। तो ये थी आज की कहानी। कैसे कोई शख्स इतनी गहरी साजिश बुन सकता है, उसकी एक मिसाल है, एक झलकी है। मुंबई में एक इलाका है दहीसर, बड़ा मशहूर इलाका है मुंबई में, और इसी दहीसर इलाके में है एक आईसी कॉलोनी। इसी आईसी कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम है मॉरिस, लोग उसे मॉरिस भाई भी कहते हैं, उसका दफ्तर है। मॉरिस एक बिजनेसमैन भी है, अपने आप को वो सोशल वर्कर भी बताता है। और मॉरिस की कई खबरें छपी थी जब कोरोना आया था तब मुंबई में, क्योंकि कोरोना काल में उसने वाकई अपने आईसी कॉलोनी के लोगों की बहुत मदद की थी। जब लॉकडाउन था और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तब मॉरिस ने न सिर्फ अपने पैसे लगाए बल्कि लोगों की सेवाएं की, उनकी ज़रूरत के सामान उनके घर तक पहुंचाए। तो इस वजह से मॉरिस की तारीफ भी हुई और मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी। इसी मॉरिस का दफ्तर है आईसी कॉलोनी में। और इसी दहीसर में एक और शख्स रहते हैं जिसका नाम है अभिषेक। अब अभिषेक की पहचान ये है कि अभिषेक पूरा नाम है अभिषेक घोसालकर। अभिषेक घोसालकर इसी दहीसर और उसके इलाके में कभी काउंसलर रहे, पार्षद, बीएमसी का जो चुनाव होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद उनकी वाइफ काउंसलर रही। और अभिषेक के जो फादर थे वो एक दौर में पहले काउंसलर थे, उससे पहले वो बाद में एमएलए भी बने, मतलब विधायक भी थे। तो इस इलाके में अच्छी पकड़ थी घोसालकर फैमिली की। तो अभिषेक घोसालकर एक्स काउंसलर को फ़ोन आता है मॉरिस का, और मॉरिस कहता है कि कल आप शाम घर पर आ जाओ, मेरे दफ्तर में आ जाओ। और इन दोनों के बीच में कोई मन मुटाव था तो उसको दूर करते हैं और बाकायदा पब्लिकली करते हैं। तो पब्लिकली कैसे हो सकता है, तो आप कोई सभा करें, पब्लिक के बीच में जाएं, रैली वैली में। आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में ये है कि भाई आओ, फेसबुक खोलो, लाइव स्ट्रीमिंग पे चले जाओ, अपने इलाके के लोगों से कनेक्ट हो जाओ। तो अभिषेक भी मॉरिस के घर दफ्तर पहुंच गया। तब करीब शाम के 7 बजे होंगे। वहां पहुंचने के बाद कुछ देर बात होती है और फिर ठीक शाम के 7:30 बजे फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है।
अब इस लाइव स्ट्रीमिंग में एक साथ मॉरिस और अभिषेक दोनों कैमरे पर दिख रहे हैं। वो तस्वीर आप देखेंगे, कैमरे पर दोनों दिखाई देते हैं। इसके बाद अब अभिषेक बोलना शुरू करते हैं। करीब करीब 39 मिनट वो बोल चुके थे, 39 मिनट्स। इन 39 मिनट में वो अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें, ये भी कि आप लोग, हमारे इलाके के लोग, मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर आपके सरप्राइज़ भी एक तरह का है, क्योंकि दोनों में कभी मनमुटाव था, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लेकिन एक ही फ्रेम में एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये भी कि अब हम लोग साथ हैं और अब मिलजुल कर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। ये सारी बातें अभिषेक फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पर बोल रहे हैं। 39 मिनट जब हो जाता है तो अचानक अब मॉरिस लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं और ये कहते हैं अभिषेक को कि अब आप आखिरी 2 शब्द कहिए, लास्ट 2 वर्ड्स। अब भी फ्रेम में अभी तक थे। अब जब ये कहा मॉरिस ने कि लास्ट 2 वर्ड बोलिए, उसके बाद वो सोफे से उठ जाता। दोनों की तस्वीरें सोफे पर दिख रही हैं, लेकिन ये कहकर मॉरिस वहाँ से उठ जाता है अभिषेक को कि लास्ट 2 वर्ड्स बोलिए, और ये बोलते हैं वो कैमरे के बाहर। अब मॉरिस कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अभिषेक है, लेकिन वो अब कैमरे की तरफ, दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब यहाँ अभिषेक लास्ट 2 वर्ड बोलना शुरू करता है कि आप लोग सरप्राइज होंगे मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर, लेकिन इलाके के लोगों की भलाई के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे, जो भी अच्छा होगा काम करेंगे। और ये कहकर वो अपनी बात ख़त्म करता है। करीब 40 मिनट पूरे होने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को फेसबुक पर, और वो आखिरी लाइन जो बोलता है अभिषेक वो ये है कि अब बाकी लोगों से भी मिलना है, बात करना है, और वो ये कहकर इतना सोफे पे खड़ा हो जाता है अभिषेक। अब वो खड़ा होने के बाद जैसे ही उस कैमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है और कैमरे पे दिखाई देता है कि अभिषेक ने अपना पेट पकड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरे फायर की आवाज़ आती है कंधे की तरफ, वो कंधा भी पकड़ता है और फिर अपने आप को शायद बचाते हुए वो कैमरे के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब कैमरा खाली है, ब्लैंक है। 40 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग और कुछ सेकंड का ये एक्शन ख़त्म हो चुका है। अब कैमरा बंद है, वहाँ मौजूद लोगों की ज़ुबानी आगे की कहानी है। कहानी ये है कि जब वो आगे की तरफ आया, पहले तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, फिर अचानक देखा कि अभिषेक के पेट से, कंधे से खून गिर रहा है, और एक के बाद एक कुल 5 फायर की आवाज़ आई। 5 गोली चली, जिनमें से 3 गोली अभिषेक को लगी, और गोली चलाने वाला कोई और शख्स नहीं था, बल्कि 40 मिनट तक, बल्कि 39 मिनट तक जो शख्स फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग पे अभिषेक के बराबर में बैठा हुआ था दाईं तरफ, वही मॉरिस भाई था, जो फेसबुक पे ये बैठाकर डिक्लेयर करा रहा था कि अब हम में कोई मनमुटाव नहीं है, हम दोनों एक साथ हो गए, एक साथ लोगों के लिए काम करेंगे, भलाई के लिए। वही शख्स अभिषेक को लास्ट 2 वर्ड्स बोलने के लिए कहता है, और लास्ट 2 वर्ड जैसे ही वो ख़त्म होता है, वो अचानक कैमरे के पीछे से गोली चला देता है। 3 गोली लगी थी, एक पेट में, एक कंधे पर और एक गर्दन पे। अभिषेक गिर पड़ता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, लोग मौजूद थे, और ये दफ्तर खुद मॉरिस का था, मॉरिस के स्टाफ भी मौजूद थे। अब मॉरिस उसी पिस्टल को हाथ में लिए हुए अचानक तेज़ी से अभिषेक के नीचे गिरते फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है अपने कमरे में। कमरे में जाता है, कुछ मिनट ही बीतते हैं, चंद मिनट, कि अब ऊपर से एक और फायर की आवाज़ आती है। ये 6ठी गोली चली थी। अब नीचे लहूलुहान अभिषेक, उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है, और अचानक उसी घर से ऊपर से एक और फायरिंग की आवाज़। अब लोग आधे बदहवास ऊपर भागते हैं। जब ऊपर भागते हैं, कमरा खोलते हैं, तो देखते हैं कि मॉरिस के हाथ में पिस्टल और मॉरिस के सर पर गोली। मॉरिस ने एक गोली अपने आप को खुद सर में मार ली थी। थोड़ी देर के बाद अब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोनों की मौत हो चुकी थी। यानी एक कत्ल हुआ था उस घर में, उस दफ्तर में, और एक खुदकुशी। अब यहाँ तक की कहानी, कैमरे पे गोली, ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि 2 लोग जो जिनके बीच में दुश्मनी थी, वो अचानक दोस्ती करते हैं, फेसबुक पे लाइव एक साथ बैठते हैं, और जब लाइव ख़त्म हो जाता है, आखिरी 2 शब्द बोल दिया जाता है,
तब वही मॉरिस उठकर अभिषेक को एक्स जो काउंसलर है उसको गोली मारता है। तो इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है, पहले चलना पड़ेगा। बात 2014 की है। तब अभिषेक काउंसलर हुआ करता था, बाद में उसकी वाइफ काउंसलर, पिता एमएलए रहे ही शिवसेना से, उद्धव ठाकरे गुट से, क्योंकि आजकल 2 गुट है, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव ठाकरे है। तो ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से अभिषेक और उनके पिता का संबंध रहा है। इसी इलाके में मॉरिस रहा करता है, आईसी कॉलोनी में, जिस इलाके के पार्षद या विधायक अभिषेक या उसके पिता हैं। बिजनेस किया करता था मॉरिस। धीरे धीरे उसकी अभिषेक से दोस्ती हुई, क्योंकि उसका लोकल पार्षद था, दोनों लगभग हम उम्र भी थे। दोस्ती हुई, उसके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। फिर शायद उसे लगा कि राजनीति में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पावर है, पैसा है। तो मॉरिस ने भी तय कर लिया कि वो भी पॉलिटिक्स में जाएगा। अब धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स के जाने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए पहले आपको कुछ सोशल वर्क करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। मॉरिस ने ये काम शुरू कर दिया। इसी दौरान में मॉरिस की एक महिला से दोस्ती होती है। महिला अच्छे खासे पैसे वाली थी। इस महिला के साथ जो दोस्ती हुई, ये बात अभिषेक को भी पता था, क्योंकि तब मॉरिस और अभिषेक दोस्त हुआ करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। पर एक रोज़ अचानक महिला ने मॉरिस के खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। उसने रिपोर्ट में न सिर्फ रेप का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मॉरिस के ऊपर 80 लाख रुपए उसके हड़पने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। अब रेप का मामला, हालांकि ये भी पुलिस जानती थी कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, एक साथ आना जाना था, रहना था। दूसरा कि हो सकता है कुछ गलतफहमी हो। तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, कार्रवाई कुछ नहीं की। अब वो महिला इधर लगातार थाने के चक्कर काटती रही। फिर चूंकि उसके इलाके का नेता अभिषेक, और अभिषेक को भी वो महिला जानती थी, अभिषेक मॉरिस का दोस्त। अब उस महिला ने अभिषेक को पकड़ा और कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, अगर आप पुलिस से कहोगे, आप तो पॉलिटिशियन हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अभिषेक ने सिफारिश कर दी। अब जब सिफारिश की तो पुलिस जो है मॉरिस के पीछे पड़ गई, और मॉरिस को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसे लगा कि यार ये मेरा दोस्त है और ये मुझे झूठे मामले में, क्योंकि उसका दावा था कि मैंने कोई रेप नहीं किया है, ये उसकी पुरानी दोस्त उसे फंसा रही है और अभिषेक उसे उकसा रहा है और पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा रहा है। तो यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती के बाद इस दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। अब अभिषेक की सिफारिश के बाद पुलिस मॉरिस के पीछे पड़ गई। मॉरिस को पता था कि वो अरेस्ट हो जाएगा, तो मॉरिस बड़ी खामोशी से चुपचाप एक रोज़ लॉस एंजलिस अमेरिका चला जाता है, कैलिफोर्निया की राजधानी। तो वो अमेरिका पहुंच गया, लॉस एंजलिस। इधर अभिषेक को ये बात पता थी, पुलिस को भी पता चला। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और इंटरपोल के थ्रू कि भाई हमारे यहाँ वांटेड है रेप के केसेस में, रेप का जो केस है उसके ऊपर। तब लुकआउट नोटिस है, लेकिन वो अपना पहुंच गया वहाँ। कुछ महीने रहा, उसे लगा कि अब मामला ठंडा हो गया होगा। जून 2022 में मॉरिस वापस देश लौटता है, मुंबई। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचता है, इत्तेफाक से मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती है। मुंबई पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंचती है और मॉरिस को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाती है, फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर वो जेल चला जाता है। मॉरिस को अब यहाँ भी लगता है कि उसके लौटने और एयरपोर्ट पर कौन सी फ़्लाइट से आना है, इसकी जानकारी भी अभिषेक ने पुलिस को दी है। दुश्मनी और गहरी हो गई। अब वो जेल जाता है, जेल में रहता है और ये सोचता रहता है कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। करीब 3 महीने पहले मॉरिस ज़मानत पर अब बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसका यही था कि उसे बदला लेना है। जो मॉरिस की वाइफ है, उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया इस इंसिडेंट के बाद, वो यही कि वो बार बार यही कहता था कि मेरी ज़िंदगी अभिषेक ने बर्बाद कर दी, मुझे झूठे रेप में केस में भी उसी ने फंसाया, मेरे पीछे पुलिस उसी ने लगाई, मुझे उसी की वजह से जेल जाना पड़ा। क्योंकि उसे शायद पता था कि मैं भी इसी इलाके से बीएमसी का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई और चुनाव लड़े। तो इसलिए ये सारी साजिश बनी। ये मॉरिस की सोच थी। अब वो बाहर आया।
अब उसे अभिषेक से बदला लेना है, क्या करे। अब उसने साजिश बुननी शुरू की। सबसे पहले उसने कहा कि अभिषेक के करीब जाने के लिए अब ज़रूरी है कि अभिषेक से वापस दोस्ती की जाए। उसने अभिषेक से अपने कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मैसेज भिजवाया, फिर बातचीत की। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, ज़िंदगी बड़ी है तो हम पुराने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मैं भी तुम्हारी पॉलिटिक्स में मदद करूँगा, तुम भी मेरी मदद करना। अभिषेक को भी लगा कि अब ठीक है, पुरानी बातें हो गई, चलो हटाओ। तो अभिषेक भी अब उससे नॉर्मल बातें करने लगा। इसी बातचीत के दौरान फिर उसने कहा कि बीएमसी का चुनाव है, उससे पहले चलो इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं। और इलाके के लोगों को ज़्यादातर को ये पता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो एक फेसबुक लाइव करते हैं और उस फेसबुक लाइव के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि अब हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों मिलकर ये जो कॉलोनी है आईसी कॉलोनी दाहिसर में, वहाँ की भलाई के लिए काम करेंगे। अभिषेक को लगा इससे अच्छी बात क्या होगी। उसने कहा लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है मेरे दफ्तर से होगी, और उसका दफ्तर इसी आईसी कॉलोनी में था। अभिषेक को लगा कि इसमें क्या इशू है। तो अभिषेक अपने कुछ समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ 8 फरवरी की शाम 7 बजे पहुंच जाता है मॉरिस के दफ्तर में, और वहां करीब 40 मिनट तक लाइव करता है। 7:30 पर फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। 8:10 पर जैसे ही ख़त्म हुई, उसने आखिरी 2 शब्द कहे। अचानक मॉरिस उठता है और गोली चला देता है। इसके बाद ऊपर अपने कमरे में जाता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। इस तरीके से मॉरिस ने अपना बदला ले लिया। अब खुदकुशी क्यों की खुद उसने? तभी तक पुलिस का यही कहना है कि उसे शायद लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, जेल जाना नहीं चाहता है, तो उसने अपने आप को भी मार लिया। अब यहाँ तक तो केस ख़त्म। अब सवाल ये था कि मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने पूरी जांच कर ली, कभी भी मॉरिस के नाम पर किसी वेपन का लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, कम से कम मुंबई या महाराष्ट्र में। मतलब उसको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो फिर किस गन से उसने गोली चलाई? अब इसे पता चला कि कुछ वक्त पहले ही मॉरिस ने अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था, हथियारबंद। तो उस दिन गार्ड उसके साथ था और उसने उसी गार्ड के गन को हाथ में लेकर उसी से गोली चलाई और फिर उसी गन से खुद को मारा। तो इस पहलू पर भी क्राइम ब्रांच की जांच करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस से लेकर के सब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तो अब छानबीन जारी है। पुलिस उस लेडी जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया, अब उस केस को भी रीओपन करके कि उसकी सच्चाई क्या है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है, और उस रेप की सच्चाई क्या है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो फॉल्स रेप केस था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था मॉरिस पर उस महिला ने, या इसके पीछे अभिषेक का कोई हाथ था। आखिर इस गहरी दुश्मनी और फिर इस साजिश एक प्लान करके एक फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग पर यह कत्ल कैसे हुआ, और क्या ये भी था कि जब ये कत्ल हो तो इलाके के जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो लाइव अभिषेक को मरता हुआ देखें, क्या ये भी प्लान का हिस्सा था? अब ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन इस जांच में जो सबसे सही जवाब 2 लोग दे सकते थे, एक अभिषेक या खुद अक्यूज मॉरिस, अफसोस वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तब उन दोनों के बगैर ही पुलिस को इसकी जांच करनी और इस जांच को इसके अंजाम तक पहुंचाना, और इसके लिए 2 टीमें अलग अलग बनाई हैं क्राइम ब्रांच ने। एक जो सिर्फ अभिषेक की मौत की जांच करेगी, और दूसरी जो मॉरिस की खुदकुशी की जांच करेगी कि उसने क्या सोचकर खुदकुशी की। तो इसमें जो भी अपडेट आगे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल कहानी में इतना ही। मुंबई में साल 2010 में 18 से 23 अगस्त तक एक इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन लगी थी, इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन, और ये मुंबई के NSC ग्राउंड जो गोरेगांव में है वहाँ पर लगी। इस एग्जीबिशन में सिर्फ वही लोग जा सकते थे या जिन्हें बुलाया गया, जिनका डायमंड या फिर ज्वेलरी का कारोबार है, बिजनेस है, और जितने भी इस पेशे से जुड़े हुए लोग थे उन सबको वहाँ रजिस्ट्री भी करानी थी, जानी थी, उसके लिए अपना आई कार्ड देना था, पैन कार्ड देना था। बहुत सारे इसमें फॉरेनर भी आए थे, लेकिन उनके लिए ये सब देना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो टूरिस्ट थे, ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट था, तो वो यूं ही आ सकते थे। अच्छा खासा इसमें लोग आ रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। 18 से लेके 22 तक ये एग्जीबिशन, इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन कामयाब, लोग आ रहे थे, काफ़ी बिजनेस हो रहा था। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग
डायमंड और गोल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर थे, कंपनियां थी, उनकी सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई थी। अब इस इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन का लास्ट डेट था 23 अगस्त 2010। अब तक पिछले 5 दिनों में करीब 30,000 लोग इस एग्जीबिशन में आ चुके थे। अब आखिरी दिन था और ये ख़त्म होना था। धीरे धीरे अब शाम होने लगी और शाम के बाद कुछ घंटे और बचे थे, उसके बाद ये एग्जीबिशन बंद हो जाना था। 6 दिन का ही था ये। लेकिन शाम होते ही अचानक एग्जीबिशन हॉल में भगदड़ मच जाती है एक खबर से। खबर ये थी कि एक जहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था उसमें कुछ डायमंड्स रखे हुए थे और ये डायमंड्स जो थी ये हांगकांग बेस्ड एक इजरायली कंपनी की थी जिन्होंने उसको शोकेस में रखा हुआ था। कुल जो डायमंड थे वो 887.24 887.24 कैरेट का ये डायमंड था और इस डायमंड के कुल 300 पीसेस थे, 300, और इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी। एक बॉक्स में इस डायमंड को 300 पीसेस को रखा हुआ था, छोटे छोटे पीसेस थे और इसकी कीमत करीब 7 करोड़। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे। अचानक वहाँ के जो उनके ऑर्गेनाइजेशन या जो भी होस्ट था, जो इस हांगकांग बेस्ड इजरायली कंपनी का, इधर उधर देखने के बाद जब उसका उधर नज़र गई तो उसके पास बाकी भी और बॉक्सेस रखे हुए थे एग्जीबिशन में, लेकिन देखा एक बॉक्स गायब है। अब उसने देखा वो जगह खाली। ध्यान से उसने सोचा, याद आया कि ये तो डायमंड का बॉक्स था जिसमें 300 डायमंड्स थे, अराउंड 7 करोड़ उसकी कीमत थी, और वो वहाँ से गायब। अब वो अचानक एकदम बदहवास, फ़ौरन उसने ऑर्गेनाइज़र को बुलाया। आनन फानन में अनाउंसमेंट हुई और सारे गेट एग्जीबिशन हॉल के बंद कर दिए गए कि अब कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक कि सब तलाशी न ले ले। हर एक से रिक्वेस्ट भी की गई कि ऐसा है, आपकी मतलब बेइज्जती भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ काम होकर आप लोग हेल्प कीजिए। इस एग्जीबिशन हॉल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF को दी गई थी। CISF के अलावा प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हुए थे इन लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स अपने अपने जो भी एग्जीबिशन था, क्योंकि करोड़ों का मामला था। तो अब सारे गेट बंद कर दिए गए, एक एक कर लोगों को बाहर जाने दिया गया, पूरी ऊपर से नीचे तक तलाशी ली गई। कोई फ़ायदा नहीं, किसी के पास से ये डायमंड्स नहीं मिले। इस चक्कर में 2 घंटे बीत गए। जब 2 घंटे बीते तब किसी के पास से कुछ मिला नहीं। तब जिनकी डायमंड चोरी हुई थी उन्होंने पुलिस को कॉल किया। यानी कि चोरी होने के 2 घंटे के बाद मुंबई पुलिस को पहली बार इस चोरी की जानकारी मिली। अब मामला बड़ा संगीन था, इसलिए कि एक इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन मुंबई में, तमाम दुनिया भर के देश इसमें शिरकत कर रहे थे, और मुंबई में ऐसे में चोरी हो जाए तो अपनी मेहमान नवाजी अपने देश के रैपो का सवाल था। फ़ौरन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आनंद फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई और 2 सीनियर पुलिस अफसरों की टीम बनाई। उसमें से एक उस वक्त हिमांशु रॉय थे, जो इस दुनिया में नहीं है, और कहा गया कि इसको किसी भी तरह से सॉल्व करना है। अब 2 टीमें बनाई गई और दोनों टीमों को ये फ़ौरन काम दिया गया कि एक उस एग्जीबिशन हॉल के सारे CCTV कैमरे को देखो, और दूसरा वो जो तमाम उस एग्जीबिशन में लोग आए थे उनके प्रोफाइल को टटोलो, देखो, क्योंकि उसमें था कि जो भी आएंगे वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जमा करेंगे। जो फॉरेनर आएंगे वो पासपोर्ट रखेंगे। अब 2 टीमें दोनों भागी एग्जीबिशन की तरफ लग गई। एक CCTV पूरा फुटेज खंगाल रहे हैं, दूसरा ये था कि मतलब 2 घंटे ऑलरेडी डिले पुलिस को खबर दी गई है। अब करीब 6000 लोग उस दिन भी आए। एक एक को चेक करना, टाइम बहुत इसमें ज़्यादा लगना था, टाइम टेकिंग था पूरा मसला। और ये भी डर था कि अगर चोर बाहर निकल चुका है, क्योंकि तलाशी पहले ली गई और अंदर किसी से मिला नहीं, तो क्या पता वो अगर फॉरेनर है तो देश छोड़कर भाग जाएगा और लोकल है तो मुंबई छोड़कर भाग जाएगा। तो अजीब आलम, लेकिन उसमें यह कि फटाफट करो। तो एक टीम पूरी पुलिस CCTV फुटेज कर देख रही है। और उसमें यह भी है कि आज के दिन का भी देखो, 6 दिन का भी देखो, ताकि कुछ सिमिलरिटी मिले, और एक अपना रिकॉर्ड खंगाल रही है। पूरी CCTV खंगाल ली। उसको देखकर एक कमज़ोरी पता चली मुंबई पुलिस को, जो खंगाल रहे थे, कि जिस जगह से ये डायमंड चोरी हुई वहाँ पे CCTV कैमरा उतने अच्छे से उसको फोकस नहीं था। मतलब कुछ एंगल तो आ रहे थे, कुछ एंगल दिखाई नहीं दे रहे थे।
तो सीसीटीवी कैमरे से कोई ख़ास मदद मिलनी नहीं थी कि वहाँ से उस बॉक्स को कितने उठाया। वो बॉक्स जहाँ पे था वहाँ तक कोई कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, मतलब उस कैमरा वहाँ तक फोकस ही नहीं था, बाकी इधर उधर था। अब ये था कि कैमरा होता तो बॉक्स उठाने वाला कैमरे में कैद हो जाता, लेकिन कैमरा तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है, बहुत अजीब मुश्किल। अब एक टीम उधर सारे खंगाल रही है लोगों की लिस्ट, एक टीम सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल नहीं रहा। कई बार देख रहे हैं और कई लोग देख रहे हैं मुंबई पुलिस के, ताकि एक की नज़रों से कुछ छूट जाए तो दूसरा देखे। और इस बात का भी ख्याल है कि जल्दी करो, चोर बहुत दूर ना निकल जाए। देखते देखते एक सीनियर पुलिस अफसर की नज़र अचानक एक सीसीटीवी कैमरे पर एक लड़की पे पड़ती है। अलग अलग वो कैमरे में कई जगह थी। इन्हें यह एहसास हो चुका था कि चूंकि यहाँ पे आने वाला हर जो इंडियन था उसने अपना रिकॉर्ड, पैन, आधार सब दे रखा है, तो हो सकता है इसमें किसी फॉरेनर का हाथ हो, कोई विदेशी जिसने चोरी की हो। तो एक टीम इंडियन जो थे सारे लोकल बिजनेसमैन वो जो गए थे उनके ऊपर नजर रख रही थी, एक टीम सीसीटीवी फुटेज में जो खंगाल रही थी। काम इस तरह बांटा गया था, तुम सिर्फ हर फुटेज में फॉरेनर की हरकतों को देखो। तो एक सीनियर पुलिस अफसर फॉरेनर्स को देख रहे थे कैमरे में, अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई दी। बट ये चौंकने की बात नहीं थी, वो लड़की भी आई थी, फॉरेनर थी वो एग्जीबिशन में। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की एक किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ है। अब ये भी नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ भी होगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक तीसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की अब भी एक अपने मेल फ्रेंड के साथ है, लेकिन वो फ्रेंड अब कोई और बदला हुआ है। उन्हें लगा 2-3 दोस्त होंगे। तीसरे फ्रेम में देखा, फिर वो लड़की है, लेकिन इस बार पार्टनर फिर बदला हुआ है। फिर ये लगा कि 3-4-5 का ग्रुप होगा, एक लड़की कई दोस्त, इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। तो देख रहे कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी 2 कैमरे में कुछ और दिखाई दिए, और उस दोनों कैमरे को देखने के बाद उस अफसर ने अपने सीनियर अफसर से कहा कि बाकी सब छोड़ो, इन 4 पे फोकस करो। हुआ यह कि अलग अलग पार्टनर के साथ वो लड़की दिखाई दे रही है। एक कैमरे ने कैप्चर किया कि ये चारों, वो लड़की और उसके 3 पार्टनर एक ही जगह पर खड़े आपस में बात कर रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये चारों एक दूसरे को जानते हैं, और वो लड़की अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग पार्टनर के साथ घूम रही है। इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। लेकिन एक दूसरे कैमरे ने दिखाया कि यही लड़की एक पार्टनर के साथ अब खड़ी बात कर रही है, स्टॉल पर देख रही है, और उसके बाकी के पार्टनर आमना सामना होता है, गुजरते हैं एक दूसरे के करीब से कई बार, बट ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंजर है, एक दूसरे को जानते ही नहीं, बिल्कुल अननोन। और ये कई जगह पर कैमरा ने दिखाया, अलग अलग स्टॉल पर, ये भी हैं वो भी हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अपरिचित, एक दूसरे को जानते ही नहीं। जबकि एक कैमरे में चारों हंस के बातें कर रहे हैं और एक साथ हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, कंधे पर हाथ है। पुलिस को लगा कैमरे में देख कर कि यार एक जगह सब अनजान बन जाते हैं, एक जगह ये सब हंस रहे हैं, एक ही साथ बात कर रहे हैं। लड़की अलग किसी स्टॉल पे जाती है तो एक दूसरा पार्टनर होता है, नेक्स्ट स्टॉल पे दूसरा पार्टनर, नेक्स्ट पे तीसरा। उन्होंने कहा बाकी को छोड़ो, इन्हीं चारों को ऊपर फौरन जीरो इन करो, पता करो। अब जैसे ये चारों को पता चला तो उस पुलिस अफसर ने अपने सीनियर अफसर को फ़ोन किया और कहा यहाँ से निकलो और सीधे मुंबई एयरपोर्ट भागो। और पुलिस की एक टीम मुंबई एयरपोर्ट, इन चारों के भी पासपोर्ट की डिटेल वहाँ थी, ले लिया गया। एयरपोर्ट पहुँचे, फौरन एयरपोर्ट पे अलर्ट। लेकिन चूंकि चोरी जब हुई तो 2 घंटे बाद पुलिस को खबर मिली। अब पुलिस आई, उसके बाद अब वो सीसीटीवी कैमरे देख रही है, फिर वो खंगाल रही। 3 घंटे और गुजर गए, 2 और 3 5 घंटे हो चुके थे। जब पुलिस एयरपोर्ट पहुंची तो पता चला बस थोड़ी देर पहले वो चारों एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और वो हैम्बर्ग, जर्मनी वाया दुबई फ्लाइट में बैठकर उड़ चुके हैं। अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम हाथ मल रही है। थोड़ी देर पहले आ जाते तो मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, अब तो निकल गए। वो भी वाया दुबई जा रहे हैं जर्मनी, और एक बार जर्मनी पहुंच गए तो हाथ नहीं आएंगे। इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर उनकी दुबई सिक्योरिटी वालों से, चूँकि पुलिस वालों का अक्सर एक दूसरे से पड़ता रहता है, एक दूसरे देश की मदद करते रहते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट पर उनके एक जानकार जो दुबई एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी सीनियर, इन्होंने फ़ोन किया और कहा ऐसे ऐसे मसला है, हमारे यहाँ एक
इंटरनेशनल एग्जीबिशन था ज्वेलरी का, 4 फॉरनर हैं जो करीब 7 करोड़ 300 डायमंड्स लेकर यहाँ से उड़ चुके हैं और वो वाया दुबई जर्मनी जा रहे हैं। तो दुबई में उनको फ्लाइट चेंज करनी है। तो यार इस वक्त तो हम सारे कागजी, इतना जल्दी कुछ हो नहीं सकता। 2 देशों के बीच में बहुत सारे लीगल चीज़ें आती हैं कि आप इन्फॉर्म करेंगे, आप बताएंगे क्या है कैसे, उसमें बहुत वक्त लग जाता है। और इस वक्त वक्त नहीं था, क्योंकि फिर वो दुबई से उड़ जाते तो जर्मनी पहुंच जाते तो सवाल ही नहीं कि हम पकड़ पाते। तो ये पर्सनल रिलेशन पे कि यार आप इतना करो, बाकी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में दे देंगे, हमारे कहने पर आप उनको थोड़ा रोक कर तलाशी ले लो। चूँकि उस दुबई अथॉरिटी जो एयरपोर्ट पे जो अफसर था काम करता था, उसने भी मुंबई पुलिस से एयरपोर्ट पे बहुत मदद ली थी, तो बदले में वो राज़ी हो गया। उसने कहा ठीक है, फ़्लाइट नंबर और ये सारे के डिटेल उनको मिल गए। अब जैसे ही वो फ़्लाइट आई, इन्होंने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट कर दिया और फिर 4 लोग जो उतरे, उन 4 को उन्होंने डिटेन किया और उसके बाद उनकी तलाशी ली। उनके पास से कुछ नहीं मिला, कोई हीरा नहीं मिला, ना उनके बैग में, ना पर्स में, ना जूते में, कहीं छुपा कर रखे हुए। हर तरह से तलाशी ले ली, पूरे कपड़े उतार कर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। अब वो अफसर यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर को फ़ोन करता है कि शायद आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके पास तो कोई डायमंड ही नहीं है। अच्छा, लगेज में तो वो डायमंड जो है उसमें भी तलाशी का ऑर्डर दिया गया कि भाई चेक करो। कहीं से हर तरह से कई बार तलाशी ले ली गई, डायमंड नहीं मिला। अब यहाँ अफसर को लगा शायद उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कोई और तो नहीं है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें इशारा कर रहे थे कि यही है जो गड़बड़ है। फिर अचानक इन्होंने कहा एक काम करो यार, तुम ज़रा ये चेक करो, इनका एक्सरे करो, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब बहुत दुनिया भर में इसकी स्मगलिंग का एक तरीका है। आप पॉलीथीन में डालिए छोटे छोटे हीरे और निकल लीजिए, और फिर बाद में आप वॉशरूम में उसको निकाल लीजिए या वोमिट करके निकाल दीजिए, टॉयलेट में निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम एक बार ये चेक कर लो प्लीज़। अब सारी चीज़ें तो तलाश हो गई, कुछ मिला नहीं। उसने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। इसके बाद उन 4 के एक्सरे किए गए। 4 के पेट में छोटी छोटी थैलियाँ दिखाई थी। इसके बाद उनको एक ख़ास मेडिसिन दी गई, फिर उनको वोमिट कराया गया और बाकी फिर टॉयलेट ले जाया गया। और वो सारे के सारे जो 300 डायमंड के पीसेस थे वो एक एक कर बाहर आ गए उनके पेट से। जब डायमंड बाहर आ गया तो इन्फॉर्म किया गया कि आप सही थे। अब इसके बाद दुबई से इनको वापस इंडिया डिपोर्ट करना। हालांकि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, उनमें से 3 जो है वो जर्मन था और 1 किसी और देश का था। तो ये हुआ कि उसने क्राइम किया है और अब हम लीगल पेपर भी भेज रहे हैं। तब तक टाइम था, डिटेन किया ही हुआ था, यहाँ से पेपर लेकर फिर खुद क्राइम ब्रांच के अफसर दुबई उड़ जाते हैं। दुबई जाने के बाद वो उसके बारे में सारी चीज़ दिखाते हैं। चूँकि डायमंड बरामद हो गया, पुख्ता सबूत था, तो इसीलिए फिर दुबई अथॉरिटी उन 4 को इंडिया डिपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो उन 4 को लेकर, एक इसमें 3 जर्मन था, एक मैक्सिकन था, मैक्सिको का, और उसमें वही एक लेडी थी, 3 दोस्त। तो उसको लेकर फिर इंडिया आते हैं। इंडिया लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। डायमंड बरामद हो ही चुका था, पूछताछ होती है, फिर जेल भेज दिया जाता है, फिर चार्जशीट दाखिल होती है और आखिरकार इन सभी को अदालत लगभग 2 साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि चोरी की थी, डायमंड बरामद हो गया। मार्च 2012 में ये 4 जेल से रिहा हो जाते हैं, मतलब 12 साल पहले। तो 2 साल के करीब वे जेल में रहे, 2 साल से भी थोड़ा कम। मार्च 2012 में जब इनकी सज़ा पूरी हो गई तो फिर मुंबई पुलिस ने इन सभी को वापस इनके देश डिपोर्ट कर दिया। तो कुछ घंटों में कुछ अफसरों के दिमाग की वजह से एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश हो गया और एक अजीब वीडियो जिसमें एक लड़की अलग अलग जिस तरीके से लोगों से पार्टनर बदल रही है, खासतौर पर उस पुलिस अफसर की नज़र की कि हर फ्रेम में इसका पार्टनर बदल रहा है। तो उस पार्टनर बदलने ने पहला क्लू दिया, पहला शक आया वहीं से, और उसके बाद ये केस खुल गया। तो ये थी आज की कहानी। बात 2001 की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी इलाके से एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के साथ दिल्ली आता है।
किसी काम के सिलसिले में। अब दिल्ली जैसा शहर, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाप बेटे किसी काम से गए, अचानक बाप बेटा बिछड़ गए। थोड़ी देर के बाद पिता को एहसास हुआ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। एक तो पहली बार वो गांव से दिल्ली आया, इधर उधर तलाशा, कहीं बेटा मिला नहीं। बाप बदहवास भागता रहा, भटकता रहा, ढूंढता रहा। फिर जाकर दिल्ली पुलिस में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इसके बाद पूरा परिवार अब अपने उस बेटे की तलाश में न जाने कितनी बार दिल्ली के चक्कर काटा। शायद कहीं मिल जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। जो गुमशुदा बच्चों की जो डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस की देखती है, वहाँ के चक्कर काटे, तमाम ऐसे बच्चे जो बरामद होते हैं उनकी तस्वीरें देखता, आसपास जहाँ अपने अमेठी में रहता वहाँ का भी पता करता रहता, कोई बच्चा तो नहीं मिला, कोई बच्चा कहीं किसी ने देखा तो नहीं उसके बच्चे को। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर तरफ भटकते, लेकिन उस बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उम्मीदें कम होती गई। फिर वो दौर भी आया जब माँ बाप ने उम्मीद ही छोड़ दी। उन्हें लगा कि पता नहीं अब उनका बच्चा है भी कि नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं है तो किस हाल में है। 20 लंबे साल बीत गए। इन 20 लंबे सालों में बेटे की कभी कोई खबर नहीं आई। फिर उन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ ही दी और अब वो उसी दुख के साए में अपना जिंदगी को जीने लगे। 20 साल बीत चुका था, 2024 आ गया। 2 फरवरी यानी कि ठीक 10 दिन पुरानी बात है। 2 फरवरी की दोपहर अमेठी के उस गांव में, जिस गांव से वो बच्चा गायब हुआ था, उस बच्चे के पिता का नाम रतिपाल सिंह है और उनके बेटे का नाम अरुण कुमार, जो 8 साल की उम्र में दिल्ली से गायब हुआ। अरुण को सब प्यार से पिंकू बुलाया करते थे। तो उसी गांव में दोपहर को एक योगी आते हैं साधु के वेशभूषा में, और गांव में इधर उधर लोगों के घरों के आगे से गुजरते हुए वो योगी बाबा, जो बिल्कुल नौजवान, रतिपाल सिंह के दरवाजे पर आकर रुक जाता है और कहता है कि माँ कुछ भिक्षा दे दो। तो योगी बाबा के भेष में यहाँ माँ बाहर निकलती है, देखती है सामने योगी खड़ा है, वो कुछ देती है। वो कहता नहीं, आप हमें इतना अनाज और इतनी सारी चीज़ें दे दो, क्योंकि मुझे वापस अपने मठ जाना है और अपने गुरु को देना है, और जब तक मैं इस घर से भिक्षा लेकर नहीं जाऊंगा, जो जो चीज़ें उसने कही अनाज वनाज, तब तक योगी की मेरी शिक्षा, मेरी तालीम पूरी नहीं होगी, और ये मेरे गुरु ने कहा है, तो इसलिए मुझे ये चाहिए। अब घर वालों को लगा कि बहुत सारे ऐसे आते हैं, बाबा कुछ देते हैं चले जाते हैं, ये क्या कह रहा है कि इतना चाहिए और इसी घर से चाहिए। तो बोलते हैं ऐसी क्या बात है कि तुम्हें हमारे घर से ये इतना अनाज और इतनी चीज़ें चाहिए। उसने कहा कि मैं शायद बताता नहीं, बताना मेरी मजबूरी है। मैं झारखंड के एक मठ से आया हूँ और उस मठ के मुझे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने, कि तेरी दीक्षा तभी पूरी होगी जब तू अपने माँ बाप से भिक्षा लेकर आएगा। अब ये सुनते ही पिंकू की माँ और पिता दोनों चौंक उठे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे गुरु ने कहा है मठ के, तो तुम माँ बाप से कहा है, हमारे पास क्यों है? तब अचानक वो योगी बाबा कहता है, माँ तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं 20 साल पहले गुम हुआ तेरा बेटा पिंकू, जो दिल्ली में खो गया था। अब ये सुनते ही सामने खड़े माँ बाप, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, खुशी का ठिकाना नहीं आया, अचानक आंखों से आंसू। अब उनमें सच में उन दोनों को सामने खड़ा हुआ योगी में अपना बेटा नजर आने लगा, क्योंकि 20 साल पहले जब वो गया था 8 साल उसकी उम्र थी, अब सामने एक 28 साल का नौजवान खड़ा था। उसका चेहरा, कद काठी कैसी होगी, माँ बाप ने कभी देखा ही नहीं। फिर वो बताता है कि मैं पिताजी के साथ वहाँ गया था और दिल्ली में इस इलाके से मैं गायब हुआ था। एकदम उसने सच बताया। माँ बाप को अब
शक की कोई गुंजाइश नहीं। गले लगाया और खूब दहाड़ मार मार कर माँ बाप भाई सब गले मिलकर रोए। अब तक गांव के लोगों को ये बात पता चली, हर घर से लोग भागते हुए आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रतिपाल का परिवार अपने पिंकू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा, कहाँ कहाँ जाकर मन्नतें मांगी, कई अलग अलग जगहों पर गए, और आज उनका बेटा है कि योगी के रूप में उनके घर के सामने खड़ा है। बात आस पड़ोस के गांव तक गई, वहाँ के भी लोग भागते भागते आए, क्योंकि अजीब सा ऐसा लग रहा था कि एक चमत्कार है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, मेल मिलाप करीब घंटा 2 घंटा, तो उस पिंकू या योगी बाबा ने कहा कि माँ मुझे निकलना होगा। तो माँ बाप ने पूछा बेटा कहाँ निकलना है? तो उसने कहा मैं अब सांसारिक मोह माया से हट चुका हूँ, मैं एक योगी हूँ और अपने मठ वापस जाना है, और मेरे लिए ये सब कोई मतलब नहीं है। अब माँ बाप ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि ये खुशी इतनी जल्दी काफूर हो गई, इतनी जल्दी, अभी तो बेटा मिला 20 लंबे साल के बाद, और ये 1-2 घंटे में कह रहा मैं वापस जा रहा हूँ। माँ गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा 20 साल तक तेरा इंतज़ार किया, ऐसा मत कर, हम तेरे माँ बाप हैं। पिता कहने लगा बेटा पता नहीं तुम किस हाल में मठ तक पहुँचे। उसने कहानी सुनाई, मुझे खुद होश नहीं है, मैंने जब होश आना शुरू हुआ तो मैं झारखंड में पारसनाथ मठ है और उसी का अनुयायी हूँ, और वहीं पे मैंने दीक्षा ली, और वहीं से मुझे भेजा गया कि एक ऐसी योगी के लिए एक दीक्षा लेने का एक शर्त ये थी कि तुम्हें जाकर अपने माँ बाप से भिक्षा लेनी होगी, तभी तुम वो सारी चीज़ें पूरी कर पाओगे। और बस मुझे मठ से ही आदेश मिला कि यहाँ आना है, और मैं चला आया। अब वापसी की बात सुनकर माँ बाप रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे बेटे से कि बेटा मत जाओ, अब तुम वो बिछड़ गए थे तब तक तो ठीक है, अब तो तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं, अब लौट आओ। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, और अगर मैं ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ और तो मुझे मठ का कर्ज उतारना पड़ेगा, और उस मठ के कर्ज को उतारने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक भिक्षु या फिर एक योगी को तैयार करने में काफ़ी कुछ त्यागा है, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। तो मुझे अपने गुरु को भी मनाना पड़ेगा, लेकिन गुरु को मनाने से पहले ये ज़रूरी है कि गुरु का कर्ज उतारना पड़ेगा। माँ बाप ने कहा बेटा मेरी दौलत तो तुम हो, लौट आए हो, हमारे लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ तुम चाहिए, बताओ कितने हैं? उसने कहा कि 11 लाख रुपए सारा वहाँ पे देना पड़ेगा। पिता ने कहा बेटा अभी इस वक्त तो इतने नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, पर तुम मत जाओ। उसने कहा नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा जब तक ये सारे पैसे चुका ना दूँ। उस वक्त कैश था नहीं। फिर बेटे ने कहा कि कोई नहीं मैं बात करता हूँ। 11 लाख से शुरू हुआ। एक बेटा जो योगी बन चुका है और योगी से वापस इस संसार में अपने माँ बाप के पास लौटना है, और वो अपने माँ बाप से डील कर रहा है। 3,60,000 रुपये में डील तय हुआ। उसने कहा कि ठीक है 3,60,000 मैं मठ के गुरु को दे दूंगा और ये चोला उतार दूंगा, योगी से फिर से सांसारिक बन जाऊंगा, आपकी दुनिया में लौट आऊँगा, बट पहले ये जो भिक्षा आपने दी है इसको ले जाकर मुझे अयोध्या जाना और फिर वहाँ से वापस झारखंड जाना है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं वापस आपके घर आऊँगा, एक बेटे का फ़र्ज़ निभाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं एक ज़मीन का टुकड़ा बेचता हूँ और जो तुमने कहा 3,60,000 मैं दे देता हूँ, अकाउंट नंबर दे दो। उसने कहा मैं तो योगी आदमी, मेरे पास कहाँ बैंक खाता, हाँ मेरे एक मठ के ही जो कामकाज देखते हैं उनका एक नंबर है, ये मोबाइल नंबर देता हूँ, जब पैसे का इंतज़ाम हो जाए आप इस पर कॉल कर दीजिएगा, किसी को भेज के पैसे मंगा लूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। बाप ने कहा कि ठीक है वादा करते हो, उसने कहा। उसके बाद बाप खुशी खुशी कि अब तुम जा रहे हो, कम से कम हमारे संपर्क में तो रहो, 20 साल के बाद तुम मिले हो, तुमसे बात करने को तुम्हारी माँ मचलेगी तो क्या करूँगा। तो उसने कहा बात करने का मेरे पास कुछ साधन नहीं है। तो उसने कहा रुको बेटा मैं तुम्हें मोबाइल खरीद कर देता हूँ। आनन फानन में एक मोबाइल ख़रीदा गया, मोबाइल उस योगी बाबा को दिया गया, और फिर बाबा ने भिक्षा लिया, और उसके बाद वो निकल पड़ा कि ठीक है जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वहाँ मठ के गुरु को दूंगा और मैं लौट आऊँगा माँ तुम्हारे पास। अब बेटा चला गया। बेटे के जाने के बाद अब माँ बाप खुश हैं,
लेकिन तभी गांव के कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा ये कैसा बेटा है, एक तो अचानक आया, दूसरा मठ में जाने के लिए पैसे देने हैं, ये समझ में नहीं आई, और अगर 11 लाख देने हैं तो 11 लाख की बजाय वो 3.5 लाख 3,60,000 में कैसे तैयार हो गया। बात कुछ जच नहीं रही है। अब माँ बाप को भी लगा, उन्होंने दिमाग पे जोर डालना शुरू किया कि 8 साल की उम्र में जब पिंकू खोया था तो उसके नैन नक्श ऐसे थे, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके नाक कान ऐसे थे, उसकी ठुड्डी ऐसी थी। बट इस योगी बाबा को देखकर वो लग नहीं रहा कि शायद वो नैन नक्श उसका हो। फिर माँ और पिता ने भी कहा कि अंदर से वो जज्बात भी वैसे नहीं आए कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, पर क्या पता सच में मेरा बेटा हो, इस दुनिया में रहकर मठ के अंदर बदल गया हो। तो उन्होंने कहा फिर भी चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद उन्होंने, बाप ने जो बेटे को फ़ोन दिया था, गांव के कुछ लड़के थे, वो होशियार थे, उन्होंने कहा उसका लोकेशन चेक करते हैं अंकल, कहाँ पे है वो। उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया बेटे को, बोले बेटे तुम कहाँ हो। तो बोला बस मैं अयोध्या के रास्ते अब झारखंड में दाखिल हो चुका हूँ और कुछ घंटे के अंदर मठ पहुँच जाऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब इधर से गांव के लड़कों ने उस फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि अभी उसका जो करंट लोकेशन है वो झारखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का है। अब जब ये हुआ तो अजीब लगा। फिर ये हुआ कि भाई उसने कहा था कि वहाँ पे एक मठ है जो झारखंड में, पारसनाथ मठ, तो वहाँ पता करो इस शहर में पारसनाथ मठ है, तो वहाँ पे किसी को भेजा जाए। अब कुछ लोग जो झारखंड में इनके जानकार थे, गांव वालों को, उनको कांटेक्ट किया गया, कहा गया कि ज़रा पारसनाथ मठ जाओ, वहाँ पता करो कि पिंकू नाम का ये बाबा कोई है। वो वहाँ गया तो पता चला पारसनाथ नाम का कोई मठ ही नहीं है, वहाँ जैन मंदिर है जिस जगह पे इसने बताया था। अब जब ये दोनों चीज़ें पता चली, इधर पिता ने जाते आते बेटे को कुछ पैसे भी दे दिए, कुछ हज़ार, कि रास्ते में तकलीफ़ ना हो, लेकिन लोकेशन गोंडा का दिखा रहा है, जबकि वो कह रहा है कि मैं झारखंड में हूँ, वहाँ पे इस नाम का कोई मठ नहीं है। अब गांव के बुज़ुर्गों ने कहा कि ये पक्का कोई फ्रॉड होगा, तुम एक काम करो, अगर ना भी हो तो तुम्हारा बेटा लाने में वापस कानून मदद कर सकता है, मठ वालों को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। पिता ने कहा ये बात सही है। इसके बाद पिता अमेठी के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं, बेटे का नंबर भी दे देते हैं। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चला कि ये तो गोंडा के गांव का है। अब पुलिस की एक टीम पूरी कहानी सुनने के बाद गोंडा के उस गांव में पहुंचती है, और जब उस गांव में पहुंचती है और वहां जाकर, चूँकि इस योगी बाबा की बहुत सारे लोगों ने तस्वीर मोबाइल में ले ली थी उस लड़के की जो अपने आप को पिंकू बता रहा था, तो गांव पहुंचने के बाद वो तस्वीर पुलिस के पास थी। गांव में पहुंचे और पूछा कि यहाँ कोई इस चेहरे के शख्स को कोई जानता है। अचानक कई लोग सामने आए, बोले हाँ साहब जानते हैं, पर ये इस भेष में क्यों है। उन्होंने कहा यही योगी है जो पहले पिंकू हुआ करता था। बोले अरे सर ये हमारे गाँव का नफीस है, इसका असली नाम नफीस है। अब पुलिस ने कहा ये क्या चक्कर है, एक योगी बाबा और असली नाम नफीस। अब पुलिस नफीस के घर पहुंची। बदनसीबी ये कि नफीस घर पर नहीं, लेकिन उसके घर पे कुछ और लोग, उनको बिठाकर तसल्ली से पूछताछ की गई तो वहाँ से एक दूसरी ही कहानी सामने आई। पता चला कि नफीस और उसका ख़ानदान पिछले कई सालों में कई माँ बाप के जज्बात के साथ खेलकर, उनका बेटा बनकर उनसे इसी तरह से पैसे लूटता रहा है, और वो सभी गायब हैं। पता चला कि 2021 में अलग अलग जगहों पे, कभी झारखंड के पलामू में शुरू हुआ, बिहार में, दरभंगा में, इवन दिल्ली में। पहली जो केस सामने आई 2021 की जो लास्ट की आई, पता चला कि ये पलामू गया और वहाँ एक अभिमन्यु कुमार नाम का लड़का गायब था, और ये योगी बनकर वहीं गया और उसने बताया मैं अभिमन्यु हूँ। वो भी 20 साल से गायब था। सेम वहाँ से ऐसे पैसे वैसे लिए, महंगी चीज़ें ली, गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक बार एक मुस्लिम परिवार के पास 2001 में ये दिल्ली के लिए गया
और वहाँ एक इफ्तिखार नाम का बच्चा गायब हो गया था। तब नफीस का जो बाप है वो गया था, और करीब 16 साल बीत गए। ये गया और उसने कहा कि अपने एक बच्चे को, बेटे को, कि है तुम्हारा खोया हुआ बेटा इफ्तिखार। इफ्तिखार के घर वालों ने भी, फिर उसने बताया कि एक बच्चा मिला था लावारिस, इसको एक मंदिर के पुजारी ने अपने पास रख लिया, तब से फिर ये इसको उन्होंने पुजारी बना दिया। अब लेकिन ये तो मुस्लिम है, वहाँ पंडित को पता नहीं था, लेकिन अब इसके सारे दक्षिणा दान ये सब चुकाना पड़ेगा, इसके लिए इतने लाख रुपए खर्च होंगे। उसकी कुछ पेशगी उसने ले भी ली, उसके बाद बेटा गायब। तो ऐसे कई घरों को इन्होंने लूटा, पैसे लिए और निकल लिए। अब जब पुलिस को इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता चला तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ ये केसेस हुए, पुलिस ने उन केसेस की फाइल खोली, ऐसे माँ बाप से मिले। पता चला कई ऐसे, मतलब लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसे केस हुए जिनमें कोई योगी, कोई साधु नौजवान लड़का बनकर गया और उस घर का जो बच्चा गायब था उसी नाम से मिला, और फिर बताया कि मुझे इस चोले को उतारने में, मुझे वापस इस ज़िंदगी में आने के लिए मठ का या मंदिर का कर्ज उतारना पड़ेगा। और ये सब कुछ नफीस और उसके घर वाले कर रहे थे। अब यहाँ सवाल ये है कि ठगी का ये जो नया तरीका है, माँ बाप के जज्बात के साथ खेलना और उसको ठगना, तो एक सवाल आपके जहन में भी कौन रहा होगा कि भाई इन लोगों को ये कैसे पता कि किस घर से कौन सा बच्चा किस सन में गायब हुआ, उसका नाम क्या था, उसके माँ बाप कौन हैं, क्या नाम है। तो जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो पुलिस और भी चौंकी। पता चला कि ये लोग एक एक साल तक सिर्फ अपने शिकार की निशानदेही, उनकी रेकी पर खर्च किया करते थे, और ख़ास तौर पर उन घरों को देखते थे जिस घर की माली हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने खोए हुए बच्चे को पाने के लिए अगर उसके पास 1 बीघा ज़मीन है वो भी बेच देगा, क्योंकि औलाद बड़ी चीज़ होती है। तो जो गरीब है, जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं, पैसा भी नहीं, मज़दूर हैं, खेतिहर, उनका बच्चा गायब हुआ, उस घर में कभी ये दस्तक नहीं देते। लेकिन जो ज़रा सी भी पैसे वाले होते तो ये घूमते इधर उधर, कई बार थानों के चक्कर जाते, गुमशुदा बच्चों की लिस्ट निकालते, इसमें से कुछ पढ़े लिखे भी गैंग के थे। अलग अलग शहरों में जाकर रैकी पे ही काम पे लगा दिया था कि 6 महीने तुम इस डिस्ट्रिक्ट में घूमो, और कुछ काम नहीं है, सुबह उठो, सुबह से रात तक बस जाकर देखो किस इलाके में किसका बच्चा गायब हुआ है, और जिसको भेजा जाता उसको कभी उस गांव में नहीं भेजा जाता दोबारा। फिर दूसरा लड़का, वो जो रूप बदलता, वो कोई और बदलता। तो इस तरीके से भटक भटक कर ये खोए हुए लोगों की लिस्ट निकालते, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करते, उसके बाद बैठते, फिर प्लान बनाते, और उसके बाद अचानक एक रोज़ एक योगी बाबा, एक भिक्षु इस रूप में वो वहाँ पहुँच जाते, और फिर मठ या बाकी का कर्ज उतारने के नाम पर पैसे लेते और चले आते। जिस दिन ये अमेठी वाली 2 फरवरी की खबर आई थी, बहुत सारे अखबारों में सुर्खियाँ छपी थी कि 20 साल से खोया पिंकू इस गांव में लौट आया, और कमाल देखिए, एक बच्चा खोया था, अभी योगी बाबा के तौर पर लौटा है। चमत्कार, और माँ बाप, मतलब कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और उनकी खुशी भरे बयान, बाइट चैनल पे भी, अखबारों में भी खूब चले। 2 फरवरी को, अभी 10 दिन पहले। लेकिन इत्तेफाक से 5 फरवरी आते आते ये ठगी का मार्केट में जो नया ट्रेंड आया, ये सामने आ गया। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे माँ बाप हैं जिनका बच्चा बरसों पहले खो चुका है और अचानक अभी लौट आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी फर्जी हों, लेकिन फिर भी एहतियात बरतिए, कहिए उनको, और एक बार चेक ज़रूर कराएं कि वाकई वो उन्हीं का बच्चा है कि नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन किस भेष में आकर लूट ले। वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ, रिश्ता कोई ऐसा बचा नहीं जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। तो यहाँ तो ये वैसे ही ठग बेटे की शक्ल में सामने आते हैं। इसीलिए